पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण अध्याय 11 एक रात बूम। पवित्र द्वीप के अवशेष जोर जोर से कांपने लगे, मानो उसके नीचे हजारों विशालकाय जानवर उसे हिला रहे हों। पवित्र द्वीप में एक के बाद एक बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं और समुद्र का अथाह पानी अंदर घुसने लगा, जिससे पूरा पवित्र द्वीप ढक गया। पहले से ही ढह चुके रेडियंट मंदिर को अब रेडियंट सॉवरेन की महिमा का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अब ये किसी भी साधारण इमारत से अलग नहीं था और इन प्रचंड कंपनों के कारण ढहा हुआ रेडियंट मंदिर और भी अधिक ढह गया। द्वीप के अवशेषों पर आकाश से कई विशाल शिलाखंड बरस रहे थे और रेडियंट चर्च के बचे हुए कुछ लोग डर के मारे समुद्र में भाग गए, इस उम्मीद में कि वे उन अनगिनत शिलाखंडों से बच जाएंगे और उन्हें अपने ऊपर गिरने से बचा पाएंगे। निश्चित स्तर का जादू, स्वर्ग ढह जाता है, पृथ्वी बिखर जाती है। लिनली हवा में खड़ा था, बेबे उसके कंधों पर थी और डेलिया का हाथ उसके हाथ में था। वह दूर से ढहते हुए पवित्र द्वीप को देख रहा था। जल्द ही पूरा पवित्र द्वीप बिना किसी निशान के समुद्र में विलीन हो गया। जहां पहले पवित्र द्वीप था, वहां अब लहरों और कभी कभार समुद्र की सतह पर उभरती कुछ लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। लिनली चुपचाप ये दृश्य देखती रही। डेलिया ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा से कोई आवाज नहीं निकाली। बहुत देर बाद चलो चलें, लिनली ने एक लंबी सांस छोड़ी। लिनली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए डेलिया मुस्कुराई। तुम क्या सोच रहे हो? अतीत, लिनली ने कहा। बॉस, अतीत? क्या आपके मन में अतीत के बारे में कुछ गहरे विचार हैं? बेबे लिनली के कंधों पर बैठे हुए मुस्कुराया। लिनली हंसी, बेबे की तरफ देखते हुए। मैं किस तरह के गहरे विचार सोच सकती हूँ? बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर जाओ। डेलिया और बेबे दोनों के दिल कांप उठे। उस समय तो तीनों लगभग मर ही गई थीं, लेकिन अब वे सभी सुरक्षित घर जा रही थीं। भाग्य में आए इस अचानक बदलाव ने स्वाभाविक रूप से उन पर मानसिक रूप से गहरा असर डाला था। समुद्री हवा चलती रही। लिनली, डेलिया और बेबे हवा में ही तेज रफ्तार से पूर्वी क्षितिज की ओर उड़ते रहे। असीम पूर्वी आकाश को देखते हुए लिनली को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने जीवन के इस हिस्से के दौरान सामना की गई हर चीज को देख रहा हो। पिताजी, माताजी, रेडियंट चर्च आखिरकार नष्ट हो गया। लिनली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पिताजी, क्या आपको अब भी याद है कि आपने उस साल मुझसे क्या कहा था? आपकी दो सबसे बड़ी इच्छाएं थीं। एक तो ये कि मैं हमारे कुल की पैतृक विरासत युद्ध ब्लेड स्लॉटरर को वापस लाऊं, और दूसरा ये कि कुल को उसका पूर्व गौरव पुनः प्राप्त हो। युद्ध ब्लेड स्लॉटरर अब वापस आ गया है और बारूक साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। हमारा बारूक कबीला अब पूरे यूनान महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक है। दादाजी डोहइंग, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने पिता और कुल के लक्ष्यों के लिए सब कुछ किया। कुल की आशाओं का भार मैंने खुद पर उठाया। अगर मुझे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता तो ये सब हासिल करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि मेरे पास आप थे दादाजी डोहइंग, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जादू की ट्रेनिंग, मूर्तिकला का स्ट्रेट चिजल स्कूल, आपकी मदद, आपके मार्गदर्शन ने मुझे एक एक कदम आगे बढ़ने में मदद की। इस पूरे समय आपने ही मेरी मदद की। जब आपकी मृत्यु हुई तो मैंने रेडियंट चर्च को पूरी तरह से नष्ट करने और उखाड़ फेंकने की शपथ ली थी। कितने साल हो गए, मैंने कभी उस शपथ को भूलने की हिम्मत नहीं की। अब मैं सफल हो गया हूँ दादाजी डोहइंग। अब मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। सच में मेरे दिल में सुकून है। अभी मैं अपनी प्यारी पत्नी का हाथ थामे हुए हूँ और मेरे बगल में बेबे है, जिसने मेरे साथ जिंदगी और मौत का डटकर सामना किया है। दादाजी डोहइंग, अगर आप अभी जिंदा होते तो आपको मेरे लिए बहुत खुशी होती। चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं लिनली अपनी युवावस्था में आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हमेशा याद रखूंगी। दादाजी डोहइंग, शुक्रिया। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए और पूर्व की ओर देखते हुए लिनली की आंखें बहुत चमकदार थीं। बचपन से लेकर अब तक लिनली हमेशा कई बोझ ढोता रहा था। उसका मन हमेशा भारी दबाव में रहता था, लेकिन आज लिनली आखिरकार निश्चिंत था। वह अंततः एक चिंतामुक्त, खुशहाल, अद्भुत जीवन जी सकेगा। पवित्र सम्राट हेडेंस, लेहमैन और फॉलिन लीफ सभी युद्ध में मारे गए थे। 30 से ज्यादा अन्य संत भी मारे गए थे। यहाँ तक कि पवित्र द्वीप और रेडियंट मंदिर भी मलबे में तब्दील होकर विशाल समुद्र में विलीन हो गए थे। हालांकि पवित्र संघ में अभी भी कई चर्च सदस्य थे, लेकिन बिना किसी संत के आधार के रेडियंट चर्च का फिर कभी फल फूल पाना तय था। ड्रैगन ब्लड कैसल, रेडियंट चर्च के पूर्ण विनाश के कारण लिनली और अन्य लोग लगभग निश्चित मृत्यु से बच निकलने में सफल रहे और लिनली अंततः अपना बोझ उतार पाने में सक्षम हो गया। इस दिन लिनली को बहुत खुशी हुई। इस प्रकार सभी संत ड्रैगन ब्लड कैसल में एकत्रित हुए और एक हर्षोल्लापूर्ण भोज का आयोजन किया। यह उत्सव भोज इतना बड़ा था कि बारूक साम्राज्य के सम्राट सेना बारूक भी इसमें भाग लेने के लिए दौड़ पड़े। बड़े भाई, मैं सचमुच बहुत चिंतित था, लेकिन सौभाग्य से तुम वापस आ गए। बड़े भाई, आओ बड़े भाई, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। वॉटन की भावनाएं इस समय बहुत जटिल थीं। आओ, चीयर्स। लिनली तुरंत हंसा और अपना कप उठाया। वॉटन, देसरी और बाकी लोग कहाँ हैं? जैसे जैसे ये भोज आगे बढ़ता गया, लिनली को अपने दिल में बेबसी का एहसास हुआ। वॉटन, बाकर और उसके भाई और बाकी लोग, हालांकि वे पवित्र द्वीप पर लड़ाई के दौरान भाग गए थे जब बिलसाइज प्रकट हुआ था। मैं सचमुच उन्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देता। लिनली को समझ आ गया कि वॉटन, बाकर, उसके भाई और अन्य लोग इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। जब बिलसाइज प्रकट हुआ तो लिनली ने उन्हें भाग जाने का आदेश दिया था। देसरी, टुल्ली और अन्य लोग, यहाँ तक कि वॉटन, जो कुछ समय तक सम्राट रहा था, जानते थे कि पीछे रहना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। वे तुरंत भाग गए। तार्किक रूप से कहें तो यह सही निर्णय था,
और डेलिया और बेबे ने रुकने का जो निर्णय लिया था वह ऐसा निर्णय था जिसके परिणामस्वरूप उनकी निरर्थक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। हालांकि भावनात्मक दृष्टिकोण से डेसरी, वॉटन और अन्य लोग अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से इस उत्सवी भोज के दौरान उन्होंने लिनली को खुश रखने के लिए खूब मेहनत की और उसके साथ खूब बातें की, हंसे और खूब शराब पी, क्योंकि वे चाहते थे कि लिनली खुश रहे। दरअसल लिनली उन पर बिल्कुल भी नाराज नहीं थी, लेकिन डेसरी, वॉटन और बाकी लोग अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। सीना, इस भोज के बाद अध्ययन कक्ष में चले जाना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लिनली ने सीना से कहा। जी अंकल, सीना ने आदरपूर्वक कहा। सीना एक सुंदर, सुडौल दिखने वाले व्यक्ति में विकसित हो गए थे। ये कल्पना करना कठिन था कि विशालकाय वॉटन का उनके जैसा कोई बेटा होगा। 24 साल के सीना ने वर्षों पहले ही सम्राट होने की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। व्यक्तिगत योग्यता और शाही प्रबंधन कौशल दोनों ही दृष्टि से लिनली सीना से बहुत संतुष्ट थे। भोज समाप्त होने के बाद रात काफी हो गई थी। ड्रैगन ब्लड किला, लिनली के निजी अध्ययन कक्ष में। हालांकि लिनली ने इस अध्ययन कक्ष का लगभग कभी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी कोई न कोई इसे साफ करने के लिए हर दिन यहाँ आता था। स्वाभाविक रूप से ये बहुत साफ सुथरा था। आज लिनली अपने अध्ययन कक्ष में एक दुर्लभ यात्रा कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि अंकल ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा है। सीना ने पास के शांत अध्ययन कक्ष की ओर देखा, उसका दिल सवालों से भरा हुआ था। अध्ययन कक्ष लैंप की रोशनी से जगमगा रहा था। देर रात लैंप की रोशनी काफी आकर्षक लग रही थी। सीना उस समय बारूक साम्राज्य का सम्राट था और उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। लेकिन जब सीना ड्रैगनब्लड कैसल पहुंचा तो उसने कोई शाही दिखावा करने की जरा भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि ड्रैगनब्लड कैसल में मौजूद कई विशेषज्ञ बारूक साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और सहायक स्तंभ थे, विशेषकर उसके चाचा। लिनली का बारूक साम्राज्य के लिए वही महत्व था जो ब्रान साम्राज्य के लिए युद्ध देवता का था या युलान साम्राज्य के लिए उच्च पुजारी का था। साम्राज्यों में सम्राटों की कमी हो सकती थी, लेकिन उन तीनों की कमी नहीं हो सकती थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। सीना ने थोड़ा घबराकर अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाया। बचपन से ही सीना ने लिनली को बस कुछ ही बार देखा था। लिनली के प्रति सीना के मन में भय और श्रद्धा दोनों का मिश्रण था। अंदर आएं। सीना ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजा खोला। उसने देखा कि लिनली पढ़ने की मेज के सामने बैठी कोई किताब पलट रही है। ओह सीना, आओ बैठो। लिनली ने बहुत दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए पास की कुर्सी की ओर इशारा किया। जी अंकल। सीना ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बैठ गया। लिनली ने सीना की तरफ देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सका। सीना, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये बहुत अजीब लगता है। तुम्हारे पिता जब वे छोटे थे तो बहुत ही शरारती और उपद्रवी थे, लेकिन तुम हमेशा से बहुत चतुर और अच्छे व्यवहार वाले रहे हो। मेरे विचार से तुम अपनी माँ नीना से कहीं ज्यादा मिलते जुलते हो। लिनली को सीना काफी पसंद था। लड़के आमतौर पर अपनी माँ की तरह होते हैं। सीना भी मुस्कुराया। अच्छी बात है। टेला भी काफी शरारती है और डेलिया भी बचपन में काफी गुस्सैल थी। लिनली एक पल के लिए रुकी, फिर सीधे मुख्य विषय पर आ गई। सीना, मैंने तुम्हें आने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा, लिनली ने हंसते हुए कहा। सीना ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। युलान साम्राज्य के महायाजक और ब्रान साम्राज्य के युद्ध देवता ने मुझसे बात की है। उनके दोनों साम्राज्य, साथ ही हमारा बारूक साम्राज्य मिलकर पूरे युलान महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। हमारे तीनों साम्राज्य मिलकर दुनिया को बराबर बांट देंगे। लिनली ने बहुत सहजता से कहा, लेकिन सीना ये सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। एक साम्राज्य के सम्राट के रूप में इस तरह की खबर उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। चाचा, ये दुनिया का ये बंटवारा। सीना को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम रोहौत साम्राज्य, राइन साम्राज्य, सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों, डार्क अलायंस, होली यूनियन को नष्ट करने जा रहे हैं। इसमें सदियों नहीं तो दशकों लग जाएंगे। लिनली ने अपना सिर हिलाया। सीना, भोज के दौरान तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि अभी अभी हम रेडियंट चर्च के पवित्र द्वीप को नष्ट करने गए थे, लिनली ने कहा। ठीक है। सीना ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अंकल, आप ये कह रहे हैं कि? सीना को अचानक समझ आ गया। ये सिर्फ रेडियंट चर्च का मुख्यालय नहीं था, छाया पंथ का मुख्यालय भी अगले 1-2 दिनों में नष्ट हो जाना चाहिए था। जब युद्ध सचमुच शुरू हो जाए तो जरा सोचिए, अगर दुश्मन के पास कोई संत न हो, लेकिन हम संतों को युद्ध के लिए भेज दें, तो क्या युद्ध इतना लंबा चलेगा? सीना को लगा कि उसका गला सूख गया है और उसकी पीठ पसीने से तर हो गई है। उसका दिल कांप रहा था। चाचा और बाकी लोग तो बहुत ही डरावने हैं। उन्होंने दुश्मन के सभी संतों का सीधे सीधे सफाया कर दिया। अब इस युद्ध में उनके पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि पवित्र सम्राट की भी मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब था कि अब पवित्र संघ का कोई नेता नहीं था। युद्ध छिड़ते ही पवित्र संघ के राज्य और डचियां तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं बस आपको एक चेतावनी देना चाहता था। लिनली को वास्तव में इस लड़ाई की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके लिए शासित क्षेत्र का आकार और जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि वह प्रशिक्षण के पथ पर आगे बढ़े और जल्द से जल्द देवता बन जाए। देवता बनना किसी के अस्तित्व के स्तर में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक था। इसका अर्थ था एक दिव्य चिंगारी, एक ईश्वरीय क्षेत्र का होना और साथ ही विश्वास की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना। यह अस्तित्व का एक ऐसा स्तर था जो नश्वर ज्ञान से कहीं परे था। चाचा, तीनों पक्ष दुनिया को बांट देंगे।
लेकिन कैसे? सीना ने पूछा। उसे इस बात की परवाह थी। ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। लिनली हंसा। यह ऐसे ही चलेगा। पवित्र संघ और 18 उत्तरी डचीज का क्षेत्र ब्रान साम्राज्य का होगा। राइन साम्राज्य और डार्क अलायंस यूलान साम्राज्य के अधीन होंगे। जहां तक रोहौत साम्राज्य और सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों का सवाल है, वे हमारे बारूक साम्राज्य के अधीन होंगे। सीना की आंखें तुरंत चमक उठीं। रोहौत साम्राज्य का आकार लगभग बारूक साम्राज्य के बराबर था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था सुदूर पूर्व के विशाल मैदान। सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा था, आकार में विशाल ब्रान साम्राज्य के बराबर। लेकिन चूंकि यह पूरी तरह से घास के मैदानों से घिरा था, इसलिए विशाल होने के बावजूद इसकी आबादी कम थी, जिसके कारण इसमें केवल 3 राज्य थे। हालांकि इन तीनों राज्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों के ये तीनों राज्य कई वर्षों तक रोहौल्ट साम्राज्य और राइन साम्राज्य के साथ बराबरी का मुकाबला कर पाए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। आखिरकार ये लोग, जिन्होंने अपना जीवन घोड़े की काठी पर बिताया, स्वाभाविक रूप से अत्यंत लड़ाकू संस्कृति के स्वामी थे। ठीक है सीना, देर हो रही है, तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, लिनली ने कहा। जी अंकल। सीना ने सम्मानपूर्वक अपना रुख बदला। सीना के जाने के बाद लिनली ने अपना सिर घुमाकर पास वाली कुर्सी को देखा। सीना ने जिस कुर्सी को अभी अभी खाली किया था, वहां अब एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने एक लंबा ढीला ढाला लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक अलसाई सी मुस्कान थी। वह देवता स्तर का विशेषज्ञ, हथियारों का बादशाह सीजर था। लॉर्ड सीजर, आपका दल कल देवताओं के कब्रिस्तान जा रहा है। आप आज रात यहाँ क्यों आए हैं? लिनली यह सवाल पूछते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। लिनली की यह बात सुनकर सीजर चौंका, लेकिन फिर उसने बेबसी से अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, कल हम देवताओं के कब्रिस्तान जा रहे हैं। असल में मैं इस बार देवताओं के कब्रिस्तान नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो लोग मुझे जाने पर मजबूर कर रहे हैं। धिक्कार है। क्या किसी व्यक्ति को देवताओं के कब्रिस्तान में जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जाने को तैयार हैं? लिनली ने उलझन में भौहें चढ़ाईं। बस हो गया, मैं तो इसके बारे में सोचकर ही परेशान हो जाता हूँ। सीजर उठ खड़ा हुआ और लिनली की मेज के सामने खड़ा हो गया। सीधे लिनली को घूरने लगा। लिनली, मैं आज तुम्हें एक काम सौंपने आया हूँ। पुस्तक 12, देवताओं का अवतरण, अध्याय 12 नेचर। उसे कोई काम सौंपे? लिनली ने असमंजस में सीजर की ओर देखा। लॉर्ड सीजर, कृपया बताएं। सीजर, आखिरकार सेबर संगठन का एक प्रमुख संस्थापक सदस्य था, जो यूलान महाद्वीप के 4 प्रमुख हथियारों के संघों में से एक था। ज्यादातर नश्वर मामलों को वह सेबर से ही निपटवा सकता था। सीजर द्वारा लिनली से मदद मांगने का मतलब साफ था कि यह मामला कोई आसान काम नहीं था। लिनली, अभी कुछ समय पहले ब्रान और कैथरीन, उन 2 लालची लोगों ने कहा था कि वे पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, है ना? सीजर ने कहा। हाँ, यही मामला था। लिनली ने सिर हिलाया। सीजर ने भी सिर हिलाया। तुम तीनों के बीच दुनिया बटी है या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि रोजारी और मेरे बीच एक खास रिश्ता है। सीजर हंसा। मैं रोजारी के गुस्से को अच्छी तरह समझता हूँ। वह इस पूरे समय फ्रॉस्ट गॉडेस श्राइन में रही है क्योंकि उसे फ्रॉस्ट गॉडेस श्राइन की सच्ची परवाह है। लिनली ने सिर हिलाया। रोजारी हजारों सालों से प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन फिर भी वह मंदिर में ही रहती थी। इससे पता चलता था कि वह फ्रॉस्ट देवी मंदिर को कितना महत्व देती थी। हजारों सालों से प्रशिक्षण ले रहे रेडिएंट चर्च या कल्ट ऑफ शैडोज के कितने विशेषज्ञ अपने अपने चर्चों में बने रहे। आखिरकार हजारों सालों से प्रशिक्षण ले रहे इन विशेषज्ञों का लक्ष्य तो देवता बनना ही था। अगर वे खुद देवता बनने की राह पर थे, तो उन्हें किसी देवता की पूजा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देवताओं को लोगों से अपने प्रति विश्वास की अपेक्षा थी। हालांकि रोजारी फ्रॉस्ट देवी में अपनी आस्था के कारण उस पूरे दिन फ्रॉस्ट देवी मंदिर में नहीं रुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह फ्रॉस्ट देवी मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। उस दिन ब्रान ने कहा था कि वह 18 उत्तरी डचीज को ब्रान साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता है। सीजर ने बेबसी से सिर हिलाया। दरअसल अगर वह उन पर कब्जा कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझना चाहिए कि ब्रान साम्राज्य का एक आंतरिक नियम है कि सिर्फ युद्ध के देवता ब्रान की पूजा की इजाजत है, बाकी सभी धर्म वर्जित हैं। लिनली ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि रेडिएंट चर्च और कल्ट ऑफ शैडोज भी केवल ब्रान साम्राज्य के भीतर ही खुफिया नेटवर्क स्थापित कर पाए थे। वे बड़े पैमाने पर खुलेआम धर्मांतरण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक बार 18 उत्तरी डचीज पर कब्जा हो जाए तो युद्ध देवता ब्रान के कठोर शासन के कारण वह निश्चित रूप से फ्रॉस्ट देवी मंदिर को अस्तित्व में नहीं रहने देगा। सीजर ने अपना माथा सिकोड़ लिया। मुझे चिंता है कि रोजारी गुस्से में आकर ब्रान साम्राज्य के खिलाफ लड़ेगी। लिनली को अब समझ आ गया कि सीजर क्यों चिंतित था। लॉर्ड सीजर, आप ऐसी किसी बात को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? जब तक आप जीवित हैं, मुझे लगता है कि युद्ध देवता अपने कार्यों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। लिनली हंसा। सीजर ने सिर हिलाया। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ यही बात है, लेकिन क्या होगा अगर देवताओं के कब्रिस्तान की इस यात्रा में मेरी मृत्यु हो जाए? क्या युद्ध के देवता अब भी शीत देवी के मंदिर के साथ इतनी ही विनम्रता से पेश आएंगे? सीजर की त्योरियों पर निराशा की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। लिनली एक पल के लिए चुप हो गया। लॉर्ड सीजर, आपको अपने आप पर इतना कम भरोसा क्यों है? ऐसा नहीं है। सीजर ने सिर हिलाया।
लिनली, तुम समझ नहीं रहे हो। हालांकि हम चारों ही अर्धदेव हैं, फिर भी अर्धदेवों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए संत, क्या कोई प्रारंभिक संत शक्ति में तुम्हारी बराबरी कर सकता है? एक प्रारंभिक अवस्था संत, लाखों अथाह ब्लेड दानव भी लिनली के सामने टिक नहीं पाए थे, जिसने उन्हें अपनी मर्जी से मार डाला था। उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना बड़ा था। हालांकि हम सब अर्धदेव हैं, मेरी शक्ति इन चारों में सबसे कम है। उदाहरण के लिए डायलिन, वह पहले से ही एक चरम अवस्था का अर्धदेव है और माना जाता है कि वह पूर्ण देवता बनने की कगार पर है। सीजर ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। आखिरकार सीजर तो केवल एक प्रारंभिक अवस्था का अर्धदेव था। बाकी लोग, युद्ध देवता 5000 साल पहले देवता बन गए थे और महायाजक 10,000 साल से भी पहले देवता बन गए थे। और डायलिन, वह भी हजारों साल पहले देवता बन गए थे। देवताओं के कब्रिस्तान में मरने की सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति वास्तव में मैं ही हूँ। सीजर ने कहा। तो फिर लॉर्ड सीजर, आप देवताओं के नेक्रोपोलिस क्यों जा रहे हैं? लिनली ने पूछा। पहला कारण तो ये है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरा, सीजर की आंखें चमक उठीं। एक लंबी आलसी जिंदगी आखिरकार उबाऊ भी हो जाती है। मैं जिंदगी और मौत के संघर्ष के रोमांच को एक बार फिर से अनुभव करना चाहता हूँ। पहले जब मैं आर्मंड के साथ था, हम जिंदगी और मौत के बीच की सीमा पर थे, और एक हत्यारे के रूप में मेरा करियर भी। वह जिंदगी वाकई बहुत रोमांचक थी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। सीजर का दिल अभी भी एक योद्धा जैसा था। लिनली समझ गई। सीजर जैसे योद्धा हमेशा के लिए एक शांत जीवन शैली में नहीं सो सकते थे। उन्हें युद्ध की जरूरत थी, दिल दहला देने वाली गतिविधियों की, नई सफलताओं की और ऊंचे से ऊंचे स्तरों तक पहुंचने की। लिनली, क्या तुम रोजारी के मामलों में मदद करने को तैयार हो? सीजर ने सीधे पूछा। बेशक मैं तैयार हूँ लॉर्ड सीजर, मैं तैयार न होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लिनली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटे बदमाश हो। सीजर भी मुस्कुराया। लगभग 10 साल के अंदर लिनली एक देवता बन जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लिनली का बेबे और बेरूत के साथ एक खास रिश्ता था। यही वजह थी कि सीजर लिनली से मदद मांगने आया था। अगर लिनली इसमें शामिल होने को तैयार था, तो युद्ध देवता देवताओं के कब्रिस्तान से वापस भी आ जाए तो भी वह रोजारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लिनली, ओब्रायन, कैथरीन। लिनली के मन में अचानक एक प्राचीन आवाज गूंजी। सिर्फ लिनली की ही नहीं, बल्कि वॉर गॉड माउंटेन के युद्ध देवता और यूलान साम्राज्य के महायाजक दोनों ने यही आवाज सुनी थी। लिनली का चेहरा बदल गया। प्रभु बेरूत, मुझे पता है कि तुम इस महाद्वीप में युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि यूलान महाद्वीप के बाकी हिस्सों का क्या होता है, लेकिन तुम्हें 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली यह कि तुम्हें अंधकार के जंगल की शांति भंग नहीं करनी है। दूसरी यह कि तुम्हारी सेनाओं को 18 उत्तरी डचीज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, न ही तुम्हें 18 उत्तरी डचीज में नरसंहार करने की अनुमति है। समझे? हाँ लॉर्ड बेरूत। युद्ध देवता, उच्च पुजारी और लिनली सभी ने एक साथ मानसिक रूप से जवाब दिया। लॉर्ड बेरूत के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस कौन करेगा? लॉर्ड बेरूत ने उनके मन से अपनी दिव्य उपस्थिति को हटा दिया। सचमुच भयानक। उनकी दिव्य शक्ति पूरे यूलान महाद्वीप को एक पल में ढकने में सक्षम थी। लिनली ने अंतहीन प्रशंसा के साथ आह भरी। लॉर्ड बेरूत की शक्ति बहुत ज्यादा है, युद्ध के देवता से भी कहीं बढ़कर। क्या हुआ लिनली? सीजर ने देखा कि लिनली सोच में डूब गई है, इसलिए वह उलझन में पड़ गया। लिनली ने सीजर की तरफ देखा, फिर समझ गया। तभी लॉर्ड बेरूत ने अपनी दिव्य बुद्धि से लिनली, युद्ध देवता और महायाजक को आदेश दिया था। बाकी विशेषज्ञों को इसकी जानकारी नहीं थी। लॉर्ड सीजर, क्या आप अभी रोजारी के बारे में चिंतित नहीं थे? लिनली हंसा। सीजर ने लिनली की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए सिर हिलाया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लिनली ने कहा। सीजर कुछ हैरान हुआ। क्या हो रहा है? अभी अभी लॉर्ड बेरूत ने मन ही मन मुझसे, युद्ध के देवता और महायाजक से बात की। 18 उत्तरी डचीज सीमा से बाहर हैं। किसी भी सेना को आक्रमण करने की अनुमति नहीं है, न ही हमें वहां युद्ध और नरसंहार करने की अनुमति है। लिनली सीजर की ओर हंसा। लॉर्ड सीजर, अब आपको निश्चिंत होना चाहिए। सीजर ने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, लॉर्ड बेरूत ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकता है कि वो मेरे लिए ऐसा कर रहे हों? मुझे लगता है मैं उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ कि वो सिर्फ मेरे लिए ऐसा करें। सीजर को समझ नहीं आया। अगर तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, तो इसकी चिंता करना छोड़ दो। यह अच्छी बात है ना? लिनली हंसी। सीजर भी हंसा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है लिनली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर सीजर हवा में गायब हो गया। लिनली की ताकत के बावजूद वह मुश्किल से ही सीजर की आकृति को धुंधले में बदलते और फिर गायब होते देख पाया। ये शैडो शेप तकनीक उस स्तर की है जहां वह जिस परछाई में बदल जाता है उसे पूरी तरह से अदृश्य बना देता है। कितना भयानक है! लिनली ने अपनी प्रशंसा में आह भरी। ये रात निश्चित रूप से एक साधारण रात नहीं होने वाली थी। सीजर के जाने के कुछ ही देर बाद लिनली के अध्ययन कक्ष में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। लेकिन जब वह व्यक्ति आया तो लिनली को उसकी उपस्थिति का जरा भी एहसास नहीं हुआ और वह अपनी किताब पढ़ता रहा। कई पन्ने पलटने के बाद ही उसे अपनी आंखों के कोने से एहसास हुआ कि उसके साथ कमरे में कोई और भी है। लिनली तुरंत इतना भयभीत हो गया कि उसका दिल बैठ गया। लॉर्ड बेरूत! लिनली तुरंत खड़ा हो गया। वह आदमी अभी भी वही लंबा काला चोगा पहने हुए था, काले बाल, काली दाढ़ी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह यूलान महाद्वीप का राजा था। बेरूत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लिनली, जरा रुको।
जब बेबे आएगी तब बात करेंगे। बेबे, लिनली उलझन में थी। स्विश, कुछ सेकंड बाद एक काली परछाई अचानक तेजी से आई और बेबे सीधे बेरूत के सामने कूद पड़ी। दादाजी बेरूत, आप यहाँ क्यों आए हैं? बेरूत ने बेबे को देखा। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उसकी आंखें खिलखिलाकर छोटी छोटी झिल्लियों में बदल गईं। बेरूत ने अनगिनत साल जिए थे, लेकिन उसके सभी वंशजों में से सिर्फ बेबे ही एक गोडीटर चूहा था। ये कहा जा सकता है कि बेरूत के लिए बेबे जिंदगी जितनी ही अहम थी। मैं आज इसलिए आया हूँ कि बेबे को अंधेरे के जंगल में वापस ले जा सकूं। बेरूत ने बेबे की ओर दयालुता से देखते हुए कहा। अंधेरे के जंगल में वापस? मुझे वहाँ क्यों जाना है? मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। बेबे कुछ ज्यादा ही अनिच्छुक थी, लेकिन लिनली को अचानक एक विचार आया। लॉर्ड बेरूत ऐसा बिल्कुल भी बिना किसी कारण के नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनका इसके पीछे कोई खास मकसद होगा। लॉर्ड बेरूत, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लिनली ने बेरूत की ओर देखा। बेरूत ने बेबे को प्यार से थपथपाया। बेबे एक दिव्य पशु गॉडीटर रैट के रूप में अपने विकास काल के अंतिम चरण में पहुंच गया है। वह जल्द ही वयस्कता तक पहुंच जाएगा। वयस्कता तक पहुंचने पर बेबे स्वाभाविक रूप से देवता स्तर तक पहुंच जाएगा। ये समय उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देवता बनने वाली हूँ, बेबे ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। शायद तुम्हें और 10 साल की जरूरत पड़ेगी। ये 10 साल, बेबे, तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम 10 साल होंगे, बेरूत ने गंभीरता से कहा। लिनली समझ गया। बेरूत खुद एक गोडिएटर चूहा था और ब्रह्मांड के अनगिनत स्तरों में लॉर्ड बेरूत स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जो गोडिएटर चूहों के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। लिनली बेबे की भी परवाह करता था और चाहता था कि बेबे अच्छे तरीके से विकसित हो और भविष्य में और भी शक्तिशाली बने। बेबे, अंधेरे के जंगल में जाओ। आखिरकार इस दौरान मुझे भी बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना है, शायद लगभग 10 साल तक। बेबे एक पल के लिए चुप रही, फिर लिनली की तरफ एक नजर डाली और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बॉस, अगर आप फ्री हैं तो आपको मुझसे आध्यात्मिक बातें करनी होंगी। ठीक है, लिनली हंसा। बेरूत के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह लिनली के काम से बहुत संतुष्ट था। लिनली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बेरूत ने कहा। लिनली का दिल बैठ गया और उसने तुरंत आदरपूर्वक कहा, प्रभु बेरूत, कृपया बताएं। बेरूत ने सिर हिलाया, फिर आगे बोला, मुझे पता है कि आप सभी दूसरे साम्राज्यों पर हमला करने और यूलान महाद्वीप को एकीकृत करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दशक या कुछ सदियों पहले यह एक आसान काम होता, लेकिन अब? बेरूत ने अपना सिर हिलाया। लिनली हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। बेरूत के शब्द निश्चित रूप से निशाने से चूकेंगे नहीं, लेकिन युद्ध देवता और अन्य लोगों ने जो योजनाएं बनाई थीं, उनके आधार पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विरोधियों के संतों का सफाया करने और फिर उनकी सेनाएं भेजकर दुश्मनों को धमकाने के लिए अपने संतों का इस्तेमाल करने या जरूरत पड़ने पर उन्हें डराने के लिए निश्चित स्तर के जादू का इस्तेमाल करने के बाद यह एक निश्चित बात होनी चाहिए। लॉर्ड बेरूत, आपका क्या मतलब है? लिनली ने बेरूत की ओर देखा। बेरूत ने लिनली की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। ये युद्ध उतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। मेरी सलाह है कि तुम ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो। बस, मैं जो कहना चाहता था कह चुका, अब जाने का समय हो गया है। बॉस, बेबे ने भी लिनली को अलविदा कहा। बेबे को गोद में लिए बेरूत अध्ययन कक्ष से गायब हो गया। वह इतना तेज था कि लिनली को ये भी पता नहीं चल पाया कि बेरूत कैसे आगे बढ़ा या उसने कौन सी शक्तिशाली तकनीक इस्तेमाल की होगी। उसकी तकनीक स्पष्ट रूप से सीजर की तकनीक से कहीं बेहतर थी। लॉर्ड बेरूत ने मुझे अचानक ये चेतावनी क्यों दी? अपने अध्ययन कक्ष में बैठे लिनली ने सोच में पड़कर भौहें चढ़ाईं। ये युद्ध उतना आसान नहीं होगा जितना मैं सोच रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो? और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी न बनूं। लिनली के मन में अचानक एक विचार आया। लॉर्ड बेरूत ने हमें 18 उत्तरी डचीज पर हमला न करने का भी आदेश दिया था। इन विभिन्न मुद्दों के संयोजन से लिनली को अचानक दबाव का एहसास हुआ। हमें इस युद्ध में सावधानी बरतनी होगी। हमें इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। लिनली ने मन बना लिया। अगली सुबह वह सीना को ढूंढने जाएगा और उसे कुछ निर्देश देगा। आज रात के लिए जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला। धुंधली घाटी के भीतर ये जगह कभी आर्मर्ड रेजरबैक विम का अड्डा हुआ करती थी। लिनली सौभाग्य से आर्मर्ड रेजरबैक विम का खून और ड्रैगोनिक क्रिस्टल निगलने में कामयाब रहा था, जिससे उसके शरीर में ड्रैगन ब्लड वंश सक्रिय हो गया और वह ड्रैगन ब्लड योद्धा में बदल गया। और यहाँ भी लिनली द्वारा ब्लड वायलेट को बाहर निकालने के बाद डिलिन और उसके 3-6 आंखों वाले गोल्डन नीलान बेटों को रिहा कर दिया गया था। उसी स्थान पर रईप, यहाँ अंतरिक्ष पानी की तरह लहरा रहा था। लहरें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं, इससे पहले कि अंत में अंतरिक्ष में एक बड़ा सा छेद हो जाता। स्विश 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 8 आकृतियां तेज रफ्तार से बाहर निकलीं और सभी मानव जैसी लग रही थीं। उनमें से कुछ के सींग थे, जबकि कुछ फटे हुए वस्त्रों से ढके हुए थे। छेद से बाहर भागी 8 आकृतियां बुरी हालत में थीं, लेकिन वे सभी बेहद खुश थीं। ये तात्विक आभा कितनी अद्भुत है। सिर पर बैलों के सींगों वाली एक जोड़ी के साथ एक शक्तिशाली आकृति ने कहा, इतना उत्तेजित कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वापस, आखिरकार मैं वापस आ गया। एक और व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठकर खुशी से रोने लगा। मैं आखिरकार उस बदनाम जगह से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। मिट्टी की खुशबू कितनी मादक होती है। 8 व्यक्ति बहुत उत्साहित थे। सब लोग, हम सब बेबाडोस प्लानर जेल से भागने में कामयाब हो गए हैं।
अब चलो अलग हो जाएं। नुकीले कानों और लंबे हरे बालों वाले एक खूबसूरत आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। हा, हजारों सालों तक आतंक में जीने के बाद अब आनंद लेने का समय आ गया है। 8 आकृतियां अचानक जमीन से उड़ गईं और हर एक अलग दिशा में उड़ गई। पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण अध्याय 13 ध्यान प्रशिक्षण शुरू होता है। सुबह के सूरज की रोशनी क्षितिज के ऊपर से झांक रही थी, मानो प्रकृति की देवी अपनी रोशनी भरी निगाहें धरती पर डाल रही हूँ। ड्रैगन ब्लड कैसल के प्रशिक्षण मैदान में दर्जनों लोग जमा थे। वे टुल्ली और देसरी के समूहों को विदाई देने आए थे। लिनली, अब जब यह मामला निपट गया है तो तुम्हें भी बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम देवता स्तर तक पहुंच चुके होगे। देसरी ने आह भरते हुए हंस दिया। लिनली भी हंसा। देसरी, टुल्ली, यह मत भूलना कि लॉर्ड बेरूत ने कहा था कि अगर तुम तेज रहोगी तो एक ही दिन में देवता बन जाओगी। शायद तुम दोनों मुझसे बहुत पहले ही देवता के स्तर तक पहुंच जाओगी। टुल्ली और देसरी दोनों हंसने लगे। बस अब चलें। लिनली ने देखा कि देसरी और टुल्ली का समूह आकाश में उड़ गया, फिर काले बिंदुओं की एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गया जो क्षितिज में गायब हो गया। उड़ना, अगर मैं उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। लिनली के पीछे खड़े टेलर की आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। लिनली खुद को रोक नहीं सकी और उसने टेलर की ओर देखा। पास खड़ा सीना हंसा। टेलर, इतनी जल्दी क्यों है? कुछ और साल ट्रेनिंग करो। तुम 8वें रैंक तक पहुंच ही गए हो। जब तुम 9वें रैंक के योद्धा बन जाओगे तो ड्रैगन फॉर्म में तुम संत स्तर पर पहुंच जाओगे, है ना? तब तक तुम उड़ने लायक हो जाओगे। टेलर, उस साल गोल्ड ड्रैगन न चुनना तुम्हारी अपनी गलती है। लिनली के पीछे एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला ने कहा। साशा, जो इतने साल पहले तक सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, अब एक बेहद मनमोहक सुंदरी बन गई थी। चूंकि उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा था, इसलिए यहाँ बारूक शहर में अनगिनत युवा रईस उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से साशा की जरूरतें बहुत ज्यादा थीं और उसने स्थानीय रईसों की जरा भी परवाह नहीं की। बस चलो पहले मुख्य हॉल में वापस चलते हैं। लिनली ने टेलर और साशा से कहा। हाँ पिताजी, टेलर और साशा ने तुरंत कहा। हालांकि लिनली टेलर और साशा के साथ ज्यादा सख्त नहीं था, फिर भी उन दोनों ने उसे उन 10 सालों के दौरान बिल्कुल नहीं देखा था जो लिनली ने देवताओं के कब्रिस्तान में बिताए थे। अपने बढ़ते प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने लिनली को नहीं देखा था, जिसके कारण उन्हें अपने इस पिता के प्रति थोड़ा डर और सम्मान महसूस हुआ, जो पहले से ही उनके बारूक साम्राज्य में एक किंवदंती बन चुके थे। मुख्य हॉल के भीतर बीच में 10 मीटर लंबी एक मेज रखी थी। उसके दोनों ओर साम्राज्य के विशेषज्ञ बैठे थे, जिनमें जासलर और बाका बंधु भी शामिल थे। आज हमारा परिवार जो ये सभा आयोजित कर रहा है, शायद अगले कुछ वर्षों में एकमात्र सभा होगी जिसमें इतने सारे लोग उपस्थित होंगे। लिनली ने पहले ही मन बना लिया था कि एक बार जब परिवार के मामलों की व्यवस्था हो जाएगी तो वह प्रशिक्षण और ध्यान करना शुरू कर देगा। केवल पिछली रात लॉर्ड बेरूत की यात्रा और उस अजीब अचानक चेतावनी ने लिनली को बेचैन कर दिया था। उसे बार बार यह अजीब सा एहसास हो रहा था मानो यूलान महाद्वीप में कोई छिपा हुआ खतरा घात लगाए बैठा हो, और अब वह छिपा हुआ खतरा सामने आने ही वाला था। लेकिन चाहे जो भी हो, प्रशिक्षण ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर बेवकूफों की तरह इंतजार करना बेकार था। वह जितनी जल्दी देवता स्तर तक पहुंच जाएगा, उसके परिवार और दोस्तों के लिए उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार डेलिया और बाका दोनों के पास पहले से ही दिव्य चिंगारियां थीं, लेकिन भले ही वे देवता बन गए हों, वे शायद पहले युद्ध करने के लिए कानूनों का उपयोग करने से परिचित नहीं होंगे। उनकी लड़ाकू शक्ति का असली स्रोत अभी भी लिनली था, साथ ही बेबे भी, जब वह वयस्क हो गया। लिनली, क्या तुम बंद कमरे में ध्यान करने जा रही हो? जैसलर तुरंत समझ गया कि लिनली का क्या मतलब था। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी हैं। सीना, अंकल, सीना ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा और ध्यान से सुना। लिनली ने सीना की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कल रात हालांकि मैंने तुम्हें इस आगामी विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानकारी दी थी, उस समय मैंने इस युद्ध को एक बहुत ही साधारण मामला समझा था। लेकिन अब मुझे तुम्हें कुछ बातें याद दिलानी हैं। तुम्हें उन्हें याद रखना होगा। अंकल, कृपया बोलें, सीना ने आदरपूर्वक कहा। डेलिया, बाका बंधु, वॉटन और जैसलर सहित आसपास के सभी लोग भ्रमित महसूस कर रहे थे। पहला बिंदु ये है, इस समय बारूक साम्राज्य, यूलान साम्राज्य और ब्रान साम्राज्य दुनिया को जीतने और विभाजित करने के लिए एक साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। हमारे बारूक साम्राज्य का मूल लक्ष्य रोहौत साम्राज्य और सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों को अपने अधीन करना था। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप हमले की गति धीमी कर दें, अधीर न हो और लालची न हो। अगर हम उनके आधे एक तिहाई या उससे भी कम क्षेत्र पर ही कब्जा कर पाएं तो भी हमें मंजूर है। सीना तुरंत भ्रमित हो गया। कल रात उसने सुना और समझा था कि संत स्तर पर उनके 3 साम्राज्यों का गठबंधन पुनर्तः श्रेष्ठ है। इस युद्ध में और कोई भी परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। अंकल, सीना बीच में बोले बिना नहीं रह सका। मेरी बात सुनो। लिनली ने भौहें चढ़ाईं और सीना ने तुरंत आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। लिनली ने गंभीरता से कहा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दूसरी बात यह है, इस महाद्वीप व्यापी युद्ध में हमारे बारूक साम्राज्य का उद्देश्य विजय नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा है। सीना अब और भी अधिक उलझन में था। आखिरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम, सीना, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। लिनली खुद भी इसकी अहमियत समझते थे। तुम्हारी सारी हरकतें अपनी सुरक्षा के लक्ष्य से होनी चाहिए। लॉर्ड बेरूत किस प्रकार के व्यक्ति थे? वह महायाजक, युद्ध देवता और स्वयं लिनली जैसे लोगों के बारे में आदेश देने में सक्षम थे।
लॉर्ड बेरूत ने व्यक्तिगत रूप से उन पर इस बात पर जोर दिया था, इसलिए यह निश्चित रूप से एक गंभीर मामला होगा। आखिरकार जिन घटनाओं को लॉर्ड बेरूत भी उल्लेखनीय मानते हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम होगी। क्या तुमने मेरी बातें स्पष्ट रूप से सुनी हैं? लिनली चिल्लाया। हाँ, सीना ने भौहें चढ़ाईं, फिर उलझन में पूछा, अंकल, मैं पूछना चाहता हूँ। हालांकि हमने अभी तक ये युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन इसकी शुरुआत और अंत पहले ही तय हो जाना चाहिए था। तो फिर अंकल? पास में खड़े जैस्लर, बाका, उसके भाई और अन्य सभी समझ गए कि लिनली क्या कह रही थी, लेकिन वे भी हैरान थे। उन्होंने रेडियंट चर्च को पहले ही नष्ट कर दिया था, जबकि छायापंथ के विनाश की व्यवस्था युद्ध देवता और महायाजक के अधीन सेनाओं द्वारा की जा चुकी थी। अगर युद्ध सचमुच शुरू होना ही था तो उन्हें निश्चित रूप से जीतना चाहिए था। लिनली ने सिर हिलाया। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इस युद्ध में छिपे खतरे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हैं। देवता भी इन खतरों को कम नहीं आंक सकते। हॉल में उपस्थित सभी विशेषज्ञों के दिलों में एक झटका सा महसूस हुआ। देवता? फिलहाल ड्रैगनब्लड कैसल में अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सचमुच देवता स्तर तक पहुंच गया हो। डेलिया अपनी दिव्य चिंगारी के साथ विलय के आधे रास्ते पर ही थी, जबकि बाका ने अभी शुरुआत ही की थी। अंकल, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। सीना को अब पता चल गया था कि मामला कितना गंभीर है और वह तुरंत बोल पड़ा। लिनली ने सिर हिलाया। उसे अब भी सीना पर पूरा भरोसा था। दरअसल देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश करने से पहले ही वॉटन ने उसके साथ अगले सम्राट के बारे में चर्चा की थी। उस समय वॉटन लिनली के बेटे टेलर को अगला सम्राट बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लिनली टेलर और सीना के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था। सीना एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों के साथ दयालुता से पेश आते थे, लेकिन जब कुछ करने का समय आता था तो बिजली के तूफान जैसी तेजी और शक्ति के साथ करते थे। यह एक ऐसा स्वभाव था जो सम्राट बनने के लिए उपयुक्त था। इस मामले पर चर्चा के बाद बस एक ही बात बाकी है। लिनली हंसने लगी। सबकी आंखों में भाव देखकर लिनली समझ गई कि वे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं एक लंबे सत्र के लिए बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हाँ, डेलिया मेरे साथ प्रशिक्षण लेगी। बाका को भी प्रशिक्षण लेना होगा। जहाँ तक स्थान की बात है तो वह भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष होगा। सीना, टेलर और साशा ने लिनली की ओर देखा। उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। उनके पिता, चाचा, ने अभी तक एक शताब्दी तक प्रशिक्षण भी नहीं लिया था, लेकिन केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए वे देवता बनने वाले थे। उनके लिए देवता वह व्यक्ति था जिसकी निश्चित रूप से पूजा की जानी चाहिए तथा जिसका आदर किया जाना चाहिए। लॉर्ड लिनली, बाका बोला। हर्म, लिनली ने बाका की ओर देखा। बाका ने ईमानदारी से कहा, लॉर्ड लिनली, ईश्वरीय चिंगारी के साथ विलय की प्रक्रिया के लिए केवल उसमें निहित नियमों के रहस्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता नहीं है। लिनली ने सिर हिलाया। प्राकृतिक रूप से देवता बनने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, प्रकृति के साथ तालमेल और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना आवश्यक था। इसका अर्थ था कि अपने मार्ग पर जो कुछ भी खोजा गया वह भीतर से ही आना चाहिए। इसके विपरीत किसी दिव्य चिंगारी के साथ विलय का मूल अर्थ था कि नियमों के एक पहलू के रहस्य आपके सामने रखे गए थे और आपको बस उनका अध्ययन करना था। दिव्य चिंगारी के साथ विलय करते समय स्वाभाविक रूप से किसी को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे भूमिगत प्रशिक्षण कक्ष में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्रैगनब्लड कैसल में ही रहूंगा और यहीं अपना प्रशिक्षण करूंगा, बाका ने कहा। दरअसल असल बात ये थी कि बाकर अपनी पत्नी के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था। आखिरकार वह जब चाहे अपनी फ्यूजिंग रोक सकता था। ये किताब पढ़ने जैसा था। आपको पूरी किताब एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जाहिर है दूसरी वजह ये थी कि बाका लिनली और डेलिया को परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे दोनों पति पत्नी तो थे ही। पति पत्नी साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे हों और अगर वह भी वहां मौजूद हो तो कभी कभी हालात थोड़े अजीब हो सकते थे। शायद यही सबसे अच्छा है। लिनली ने सिर हिलाया और हंसा। लेकिन तभी लिनली ने गंभीरता से सबको देखा। उसने कहा, आज रात डेलिया और मैं बंद कमरे में अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो जाए किसी को भी भूमिगत कमरे में आकर हमें परेशान करने की इजाजत नहीं है। सभी ने सिर हिलाया। लिनली को अचानक बेरूत की चेतावनी का ख्याल आया। उन्होंने जल्दी से कहा, लेकिन हाँ, अगर आपको सचमुच कोई मुश्किल या बड़ा संकट आता है तो मुझे तुरंत सूचित करना जरूरी है। सभी लोग अपनी सीमाओं को पहचानें। खासकर अगर आपको कोई बेहद अजीब या खतरनाक चीज का सामना करना पड़े तो बेहतर होगा कि आप मुझे पहले ही सूचित कर दें। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। उन्हें कुछ अतिरिक्त सलाह दिए बिना लिनली खुद को सहज महसूस नहीं कर सकते थे। बड़े भाई, इसकी चिंता मत करो, हम समझ गए, वॉटन हंसते हुए बोला। जैस्लर, लिनली ने पास खड़े जैस्लर की ओर मुड़कर देखा। आप हमारे समूह में सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो आप इन लोगों को अपनी हद से ज्यादा परेशान होकर मुसीबत खड़ी करने की इजाजत नहीं दे सकते। लिनली वॉटन और बाका बंधुओं के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। यद्यपि वे बिल्कुल भी जल्दबाज नहीं थे, लेकिन जब वे सचमुच क्रोधित होते थे तो उनमें से कोई भी क्रोध की गर्मी में अपना सिर खो सकता था। हाँ, लॉर्ड लिनली, जैस्लर ने कहा। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे जो कुछ कहना था वह पहले ही कह चुका था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यूलान महाद्वीप में क्या छिपा है और लॉर्ड बेरूत ने उसे क्यों आगाह किया था, फिर भी लिनली ने कम से कम कुछ तैयारियां तो कर ही ली थीं। अंधेरा छा गया।
ड्रैगन ब्लड कैसल की गहराई में, पॉकेट आयाम में। पॉकेट आयाम चारों ओर से असीम अराजक स्थान से घिरा हुआ था। वह रंग बिरंगी अस्त व्यस्त जगह सचमुच रहस्यों और आकर्षक रहस्यों से भरी थी, लेकिन लिनली और बाकी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अस्त व्यस्त जगह कितनी खतरनाक होती है। देवता भी उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। डेलिया को अपनी बाहों में लेकर लिनली ने उसे एक हल्का सा चुंबन दिया, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, डेलिया, तुम प्रशिक्षण के दौरान पत्थर के बिस्तर पर बैठो, मैं जमीन पर बैठूंगा। लिनली को वेद के गहन सत्य का प्रशिक्षण लेते समय कभी कभी कुछ खास चालों को परखने की जरूरत पड़ती थी। स्वाभाविक रूप से उसे डेलिया की तुलना में थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत होती थी, जिसे दिव्य चिंगारी के साथ घुलने मिलने के दौरान हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, समझ गया। डेलिया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और फिर लिनली की ओर उत्सुकता से देखा। लिनली, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। लिनली और डेलिया दोनों अलग अलग जगहों पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गईं। एक पत्थर के बिस्तर पर, दूसरी जमीन पर। लगभग तुरंत ही लिनली ने खुद को पूरी तरह से डूबा हुआ और हवा के साथ तालमेल बिठाते हुए पाया। इस बार लिनली पूरी तरह से हवा के तात्विक नियमों का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आखिरकार वेद के गहन सत्यों की अपनी समझ के माध्यम से लिनली लगभग देवता स्तर तक पहुंच ही गया था। जहां तक पृथ्वी के गहन सत्यों का सवाल है, वह अभी भी बहुत दूर था। लिनली को अभी जो करना था वह था वेद के गहन सत्यों के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके देवता स्तर तक पहुंचना। जब से मैं ग्रैंड मैगस सेंट स्तर पर पहुंचा हूं और मेरी आत्मा का रूपांतरण हुआ है, तब से मेरे प्रशिक्षण और सिद्धांत निर्माण की गति भी काफी बढ़ गई है। लिनली को अपने आप पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगा, और फिर लिनली की आध्यात्मिक ऊर्जा आसपास के वायु तत्वों के कंपनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए फैल गई। उसकी चेतना के भीतर तेज पहलू और धीमा पहलू, ये दो अलग अलग पहलू आपस में मिलने लगे और लिनली के मन में बार बार दो मायावी तलवारें उभर आईं। लिनली लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि इन दो अलग अलग पहलुओं को एक दूसरे का समर्थन और पूरक कैसे बनाया जाए, जिससे उसे वेद के गहन सत्यों में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। उसके मन में एक तीसरी तलवार की भी कल्पना थी, जो वेद के गहन सत्यों के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित कर रही थी। जब भी मानसिक कल्पनाएं लिनली के संदेहों को हल करने में असमर्थ होती, तो लिनली अपने पैरों पर खड़ा हो जाता और अपने सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में आजमाता। अनुकूलन, परिकल्पना, विलय, सत्यापन, अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, परीक्षण। लिनली इन सब बातों में पूरी तरह डूबा हुआ था। वह समय के बीतने को भूल गया था। उसकी मानसिक दुनिया में उन तीन तलवारों के अलावा कुछ भी नहीं था। तेज तलवार, धीमी तलवार और संयुक्त वेद के गहन सत्य तलवार। ये तीन मायावी तलवारें लगातार बदल रही थीं। विशेष रूप से वेद के गहन सत्य की मायावी तलवार की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। पुस्तक 12, देवताओं का अवतरण, अध्याय 14, येल से एक यात्रा। यूलान कैलेंडर, वर्ष 10,034। जून। यूलान महाद्वीप में एक बार फिर युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। यूलान साम्राज्य, ब्रान साम्राज्य और बारूक साम्राज्य ने एक गठबंधन बनाया और बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया, जैसा कि सहस्राब्दियों से नहीं देखा गया था। कमजोर रोहल्फ साम्राज्य, राइन साम्राज्य, पवित्र संघ, डार्क एलायंस और सुदूर पूर्व के महान मैदानों के खिलाफ। सुदूर पूर्व के महान मैदानों के आध्यात्मिक नेता, युद्ध संत तुल्ली, युद्ध देवता और उच्च पुजारी की चेतावनियां पहले ही प्राप्त कर चुके थे। उन्हें पता था कि उन्हें इन योजनाओं के विरुद्ध नहीं जाना है। इसके अलावा टुलिली पर लिनली का कर्ज भी था। इसके अलावा टुलिली खुद नहीं चाहता था कि सुदूर पूर्व के विशाल मैदानों के योद्धा ग्रैंड मैगस संतों के विनाशकारी निषिद्ध स्तर के मंत्रों के प्रभाव में बिना किसी उद्देश्य के अपनी जान गंवा दें। इसलिए टुलिली ने पहले ही अपने संत स्तर के शिष्यों को विशाल मैदानों के तीनों राज्यों के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए भेज दिया था। यद्यपि तीनों राज्यों ने बारूक साम्राज्य के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर तुरंत सहमति नहीं जताई थी, फिर भी उन्होंने फिलहाल स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया था। जहाँ तक पवित्र संघ और अंधकार गठबंधन का सवाल है, उनके उच्च स्तर नष्ट हो चुके थे और उनके पास लगभग कोई संत नहीं बचा था। ये दोनों प्रमुख गठबंधन ढीली, आकारहीन रेत के ढेर जैसे थे। ब्रान साम्राज्य की सेना की एक टुकड़ी जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी गलियारे से गुजरकर पवित्र संघ में प्रवेश कर गई। पवित्र संघ के जिन राज्यों और डचियों को अच्छी खुफिया रिपोर्टें मिल रही थीं, उन्हें पवित्र द्वीप के विनाश और रेडियंट चर्च के उच्च वर्गों के खात्मे की खबर मिलने पर ब्रान साम्राज्य के प्रतिनिधियों से गुप्त रूप से मिलना शुरू हो गया था। वास्तव में यह ब्रान साम्राज्य ही था जिसने जानबूझकर रेडियंट चर्च के उच्च वर्ग के विनाश की बात फैलाई थी। इसके अलावा ये सच भी था, रेडियंट चर्च के कुछ भाग्यशाली बचे लोग चाहकर भी इसे छुपा नहीं पाए। साफ है, पवित्र संघ इतिहास का एक अवशेष बनकर रह गया था। ब्रान साम्राज्य का उस पर कब्जा करना बस समय की बात थी। कम से कम अभी तो ऐसा लग रहा है कि यह केवल समय की बात है। जहाँ तक डार्क एलायंस का प्रश्न है, उनकी स्थिति पवित्र संघ से ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन जाहिर है रेडियंट चर्च और कल्ट ऑफ शैडोज के कई सदस्य थे जो पूरे देश में बिखरे हुए थे। हालांकि उनका मुख्यालय नष्ट हो चुका था और बहुत कम संत बचे थे, फिर भी उनके कई मध्यम स्तरीय प्रबंधक थे, जिनमें से ज्यादातर साधारण मनुष्य थे। हजारों वर्षों के शासन के परिणामस्वरूप इन दोनों चर्चों का बहुत प्रभाव था।
रेडियंट चर्च और कल्ट ऑफ शैडोज के अवशेष, विशेष रूप से रेडियंट चर्च के कट्टरपंथी, हार मानने को तैयार नहीं थे। धार्मिक आस्था की शक्ति सचमुच बहुत मजबूत थी। विभिन्न तरीकों का सहारा लेकर, चाहे वे सौम्य हों या रक्तरंजित, 10,000 वर्षों से बचे हुए दो प्रमुख चर्च अपनी आंतरिक स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने में सफल रहे। वे यूनान साम्राज्य और ब्रान साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना चाहते थे। अंतिम क्षण तक वे हार नहीं मानना चाहते थे। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के आधार पर ब्रान साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी प्रशासनिक प्रांत में एक उजाड़ सड़क पर, सुनसान सड़क पर हरे लबादे में लिपटा एक अजीब सा आदमी खड़ा अपने आसपास के नजारे को घूर रहा था। उन दो लंबी आस्तीनों के अंदर से बस एक जोड़ी मुर्गे के पंजे जैसी उंगलियां ही दिखाई दे रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि यह व्यक्ति कोई बहुत बूढ़ा आदमी होगा। केवल उसकी आंखें तैलीय हरे रंग की थीं, रात में भेड़िए की आंखों की तरह। उसके पीछे चांदी के लबादे ओढ़े कुल 9 आकृतियां थीं। चांदी के लबादे ओढ़े ये विशाल आकृतियां नौकरों की तरह सम्मानपूर्वक उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़ी थीं। यूनान महाद्वीप, तो ये यूनान महाद्वीप है। हरे रंग का लबादा पहने बूढ़े आदमी की प्राचीन धीमी आवाज गूंजी। खांसी 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। हरे वस्त्र पहने ये बूढ़ा आदमी काफी कमजोर लग रहा था। अचानक सुंदर घोड़ों पर सवार दो युवक उस सुनसान सड़क पर सरपट दौड़ते हुए दिखाई दिए। न जाने क्यों, जब उन दोनों युवकों ने हरे वस्त्रधारी उस आदमी और उन 9 रहस्यमयी चांदी के लबादों वाले आदमियों को देखा तो उनके दिलों में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। इन दोनों युवकों ने जानबूझकर अपने घोड़ों को एक तरफ हटाने का निर्णय लिया और सड़क के दूसरी ओर से तेज गति से निकलने की योजना बनाई। वे इन रहस्यमयी लोगों के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहते थे। इंसानों, उन दोनों युवकों को देखकर हरे वस्त्र पहने बूढ़े की तैलीय हरी आंखें चमक उठीं। वह इतना दुबला पतला था कि उसकी हड्डियों पर सिर्फ त्वचा की एक परत ही बची थी, और जब उसका हड्डीदार पंजे जैसा हाथ आगे बढ़ा तो एक अजीब अदृश्य शक्ति ने अचानक उन दोनों युवकों को जकड़ लिया। दोनों युवकों को लगा कि अब वे हिल नहीं सकते, और फिर वे हवा में उड़ने लगे। उनके शरीर अब उनके नियंत्रण में नहीं रहे। वे तीरों की तरह उस हरे वस्त्रधारी बूढ़े की ओर बढ़े, जिससे वे डर के मारे चीखने लगे। क्रंच क्रंच, उसके दोनों हाथों ने दोनों युवकों की खोपड़ियों को पकड़ लिया, जो तुरंत कांपने और हिलने लगे। उनके शरीर ऐंठ गए मानो उन्हें दौरा पड़ रहा हो। ओह, युद्ध देवता, महायाजक और वह महान ड्रैगन ब्लड योद्धा! बूढ़ा आदमी मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी तैलीय हरी आंखें घुमाकर उन दोनों ऐंठते हुए युवकों की आंखों में झांका। बेचारे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति दूंगा। और फिर दोनों युवक जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके शरीर में अब कोई आभा नहीं थी। वे मर चुके थे। कितना अफसोस है। ये दोनों आत्माएं बहुत कमजोर थीं। इन्हें आत्मसात करने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने एक लंबी, आरामदायक सांस ली। आत्माओं को अवशोषित करना, यदि कोई और व्यक्ति पास में होता और यह बात सुनता तो वह बहुत भयभीत हो जाता। लेकिन उसके पीछे खड़े चांदी के लबादे पहने 9 लोग चुपचाप खड़े रहे और सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। यूनान महाद्वीप में बड़े पैमाने पर युद्ध का दौर शुरू होने वाला है। यह आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। जाओ बच्चों, मुझे निराश मत करो। हरे वस्त्रधारी बूढ़े की बूढ़ी आवाज गूंजी और चांदी के लबादे पहने 9 आकृतियां एक घुटने पर गिर पड़ीं। हाँ, महान जादूगर। और तब स्वूश स्वूश, चांदी के लबादे में लिपटी 9 आकृतियां चांदी के 9 बिंदुओं में तब्दील होकर क्षितिज में गायब हो गईं। वे इतनी तेज थीं कि अगर लिनली और डेसरी ने उन्हें देखा होता तो वे हैरान रह जाते। यूनान महाद्वीप, 10,000 साल, कितना बदल गया है। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने धीमी सांस ली। पहले अपनी ताकत वापस पालूं। जब मौका मिलेगा तब मैं लॉर्ड बेरूत के दर्शन करने जाऊंगा। और फिर एक हलचल के साथ हरे वस्त्र पहने बूढ़ा धुंध में बदल गया और गायब हो गया। बारूक साम्राज्य, ड्रैगन ब्लड किला, मुख्य हॉल। बड़े भाई येल, आप एक दुर्भाग्यपूर्ण समय पर आए हैं। कुछ महीने पहले मेरे बड़े भाई ने बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। वॉटन ने येल की ओर, जो मिलने आया था, असहाय भाव से कहा। तीसरा भाई फिर से ध्यान प्रशिक्षण में है। येल ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? तुम मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वॉटन ने हंसते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि येल और लिनली कितने करीब हैं, इसलिए येल के मामलों में उसका दखल होना स्वाभाविक था। येल एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, वॉटन, क्या तीसरा भाई बाहर आकर मुझसे एक त्वरित बैठक नहीं कर सकता? वॉटन ने क्षमा याचना करते हुए कहा, बड़े भाई येल, मुझे सचमुच बहुत दुख है। ये बंद कमरे में होने वाला प्रशिक्षण सत्र पिछले प्रशिक्षण सत्रों से अलग है। ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले ही मेरे बड़े भाई ने आदेश जारी कर दिया था कि जब तक कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम न हो, हमें किसी को भी उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं देनी है। दरअसल, अगर मैं आपको अपने बड़े भाई से मिलने की इजाजत भी दे दूं, तब भी हमें मिस्टर ज़ेस्लर और बाकी लोगों की अनुमति लेनी होगी। ड्रैगन ब्लड कैसल लिनली के प्रशिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। लिनली के साथ किसी का रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, उसे लिनली से मिलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि कोई और रास्ता न हो। अगर ऐसा है तो, ये एक क्षण के लिए रुका, तो वॉटन, मैं तीसरे भाई को परेशान नहीं करूंगा। खैर, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, मैं अभी चलता हूँ, येल ने कहा। जहाँ तक ड्रैगन ब्लड कैसल का सवाल है, येल का दौरा बस एक छोटा सा मामला था। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बारूक साम्राज्य की शाही राजधानी, शाही महल, सीना फूलों के बगीचे में आगे बढ़े और येल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो वहाँ उनका इंतजार कर रहा था।
अध्यक्ष येल, मुझे आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए सचमुच माफ करना। अध्यक्ष येल, कृपया बैठिए। सीना ने जब सुना कि येल मिलने आए हैं तो वे तुरंत अपना सारा काम छोड़कर येल से मिलने आ गए। आखिरकार सीना को भी पता था कि येल और लिनली कितने करीब थे। सम्राट सीना, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। आपके मामले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, महाराज, येल ने बड़ी विनम्रता से कहा। हालांकि सीना के बचपन में येल उनसे मिले थे और लिनली से मिलते हुए उनके साथ खेले भी थे, लेकिन अब सीना एक साम्राज्य के सम्राट थे। शाही महल में येल का व्यवहार अब भी बहुत सम्मानजनक और विनम्र था। अध्यक्ष येल, इतना औपचारिकता भरा व्यवहार मत करो। तुम मेरे साथ इतना औपचारिकता भरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? सीना हंसा। बताओ, क्या बात है? अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा, येल ने कहा। तो फिर सम्राट सीना, मैं साफ साफ कहूँगा, इस बार मेरा आना आपकी मदद मांगने के लिए है। सम्राट सीना, सम्राट सीना, आप इस समय रोहॉल साम्राज्य के विरुद्ध बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू कर रहे हैं, है ना? और आप कई लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, ठीक है? सीना ने थोड़ा सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि येल ने इसका उल्लेख क्यों किया। येल ने कहा, मेरा एक अनुरोध है जो शायद थोड़ा ज्यादा है। ओह, सीना ने उसकी ओर देखा। येल ने हंसते हुए कहा, यही स्थिति है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 3 प्रमुख साम्राज्यों के गठबंधन का लक्ष्य तुम्हारे विरोधियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना है। ये लड़ाइयाँ निश्चित रूप से बहुत भीषण होंगी और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे बारूक साम्राज्य ने दुश्मन के कई सैनिकों को बंदी बना लिया होगा। यह सही है। इसमें क्या है? सीना ने उसकी ओर देखा। युद्ध में दुश्मन के सैनिकों को पकड़ना सामान्य बात थी। इसके अलावा इस युद्ध का लक्ष्य पूरे रोहॉल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना था। रोहॉल साम्राज्य का शाही वंश उनके आगे कैसे झुक सकता था? स्वाभाविक रूप से वे पलटवार तो करेंगे ही। सम्राट सीना, आपने जिन दुश्मन सैनिकों का अपहरण किया है उनमें से ज्यादातर को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सम्राट सीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने द्वारा अपहरित सभी सैनिकों को मेरे डॉसन कॉन्ग्लोमेरेट को बेचने को तैयार होंगे? येल ने आखिरकार अपना अनुरोध किया। सीना तुरंत भौचक्के हो गए। क्या आप पकड़े गए सभी दुश्मन सैनिकों को डाउसन कॉन्ग्लोमेरेट को बेच देंगे? आमतौर पर पकड़े गए दुश्मन सैनिकों को भविष्य की लड़ाइयों में तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था या सड़कें बनाने, खनन, जंगल साफ करने वगैरह में लगाया जाता था। हर तरह का कठिन शारीरिक श्रम। शायद गुलामों का एक छोटा सा हिस्सा बेच दिया जाता था, लेकिन सभी पकड़े गए सैनिकों को एक ही समूह को बेच देना, ऐसा वास्तव में बहुत कम देखा गया। इसका कारण ये था कि बड़े साम्राज्यों के बीच इस तरह के बड़े पैमाने पर संपूर्ण युद्ध जैसे युद्ध में प्रत्येक साम्राज्य के पास लगभग 2 या 3 मिलियन सक्रिय सैनिक होते थे और शायद लाखों सैनिक रिजर्व में भी। इस तरह के पूर्ण विनाश के युद्ध में आमतौर पर कई सैनिक बंदी बना लिए जाते थे। उदाहरण के लिए, यदि एक बड़ी सेना नष्ट हो जाती तो संभव था कि 1 लाख लोग बंदी बना लिए जाते। रोहॉल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के दौरान पकड़े गए सैनिकों की संख्या निश्चित रूप से लाखों में होगी या शायद इससे भी अधिक। कई लाख सैनिक गुलाम होने पर भी एक सक्षम सैन्य बल थे। एक व्यापारिक संघ को इतनी बड़ी सैन्य शक्ति देना, ये सीना हिचकिचाया। हालांकि यह येल था, लिनली का बड़ा भाई। येल वास्तव में बहुत कुछ मांग रहा था। वह चाहता था कि बारूक साम्राज्य अपने सभी बंदी सैनिकों को डॉसन कॉन्ग्लोमेरेट को बेच दे। सम्राट सीना, आपको किस बात की चिंता है? हमारे डॉसन समूह के पास न तो ज्यादा जमीन है, न ही हमारे पास थर्ज ब्रदर जैसे संत स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे तो बस कुछ पकड़े गए गुलाम हैं, येल ने समझाया। सम्राट सीना, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। येल के शब्द बड़ी ईमानदारी से कहे गए थे। अध्यक्ष येल, अतीत में आपका डॉसन समूह कभी दास व्यापार में शामिल नहीं हुआ। अब आप इतने सारे बंदी सैनिकों को क्यों खरीद रहे हैं? सीना ने पूछा। येल हंसा। ये समूह का एक आंतरिक रहस्य है। हम इस समय एक विशेष विकास योजना पर काम कर रहे हैं। सीना कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर येल की ओर देखा। दरअसल पकड़े गए सैनिक बारूक साम्राज्य के लिए सीमित उपयोग के थे। आखिरकार उनका लक्ष्य रोहॉल साम्राज्य का विनाश था। इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिकों को रोहॉल साम्राज्य को वापस लौटाने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि सीना ने सोचा, अगर उसने दासों को डॉसन कॉन्ग्लोमेरेट को बेच दिया तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि डाउसन समूह भी विश्व पर राज करना चाहता था? क्या मजाक! आखिरकार किसी भी साम्राज्य की असली नींव उसके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ही होते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ, सीना ने कहा। सम्राट सीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। येल तुरंत मुस्कुराया। आप वाकई मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। सीना और येल ने कुछ देर तक बातचीत की, फिर येल के जाने से पहले उन्होंने साथ में लंच किया। येल के जाने के बाद सीना अभी भी उलझन में था और इस मामले पर गहराई से विचार कर रहा था। डॉसन समूह बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक दास व्यापार में क्यों उतर रहा है? इसके अलावा, जहाँ तक मुझे पता है, येल और अंकल के बीच बहुत करीबी संबंध हैं। लेकिन येल खुद एक बेहद बहादुर इंसान है जो लगभग कभी भी दूसरों से मुश्किल काम नहीं मांगता। लेकिन इस बार पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण अध्याय 15 एक अचानक परिवर्तन। यूलान कैलेंडर के वर्ष 10,034 की सर्दी रोहॉल साम्राज्य के सम्राट गैफनी जिया फू नी के लिए बेहद खराब थी। महाराज गैफनी की सबसे प्रिय पत्नी 18 साल की, जो एक जल विद्या की जादूगर भी थी, उसके ऊपर लेटी हुई थी और जानबूझकर अपनी छाती के 2 मजबूत बिंदुओं से गैफनी के शरीर की मालिश कर रही थी। सम्राट गैफनी 7वें दर्जे के योद्धा थे और उनका शरीर काफी मजबूत था।
अतीत में वह संभवतः इस खूबसूरत महिला को पहले ही पलट चुका होता और उसे अपनी जांघों के नीचे दबा चुका होता, लेकिन आज उसका मूड नहीं था। भागो, भाड़ में जाओ, सम्राट गैफनी ने चिढ़कर सुंदर पत्नी को अपने से दूर धकेल दिया। भूरे बालों वाली सुंदरी खुद को रोक नहीं सकी और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई और फिर मुस्कुराते हुए उसने झुककर कदम पीछे खींच लिए। सुंदर महिलाएं, वह अपना साम्राज्य खोने वाला था। वह सुंदर महिलाओं के साथ मौज मस्ती और रंगरेलियां मनाने के मूड में कैसे हो सकता था। तुम सब भाड़ में जाओ, सब। गैफनी ने हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने मेज पर रखी किताबें और दस्तावेज, साथ ही कुछ गहने, उड़कर संगमरमर के फर्श पर जा गिरे। महल की दासियां और सेवक तुरंत डर गए और सभी तुरंत सम्मानपूर्वक वहां से चले गए। ये बारूक साम्राज्य बहुत दुस्साहसी है, बहुत दुस्साहसी। गैफनी की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसका माथा पसीने से तर था। वह बहुत क्रोधित था, लेकिन साथ ही वह शक्तिहीन भी महसूस कर रहा था। क्यों, ऐसा क्यों होना जरूरी है? गैफनी हार मानने और घबराने लगा। रोहोत साम्राज्य के सभी संत अब हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? वे सब गायब क्यों हो गए हैं? क्या वे लिनली से इतना डरते हैं? लिनली तो बस कुछ ही दशकों से मशहूर है, इसमें डरने की क्या बात है? गैफनी ने गुस्से में शाप दिया, लेकिन अपने दिल में गैफनी जानता था कि वह केवल शाप ही दे सकता है। बारूक साम्राज्य के आक्रमणों की बहुविध परतों का सामना करते हुए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके साम्राज्य के सभी संत मानो लुप्त हो गए थे। वह एक भी नहीं ढूंढ पा रहा था। शाही कुल के प्रति वफादार एकमात्र संत युद्ध के मैदान में एक संत स्तरीय तानाशाह विम की पूंछ के एक ही वार से मांस के लड्डू में बदल गया था। उसके पास कोई संत नहीं था। क्या करूं, क्या करूं? क्या मेरा रोहोत साम्राज्य ऐसे ही नष्ट हो जाएगा? गैफनी को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब से ये खबर फैली कि युलान साम्राज्य, ब्रान साम्राज्य और बारूक साम्राज्य ने गठबंधन कर लिया है, रोहोत साम्राज्य के कई संत गायब हो गए थे। आखिरकार ये सभी संत समझ गए थे कि इन तीनों साम्राज्यों का गठबंधन, युद्ध देवता, उच्च पुजारी और लिनली के बीच गठबंधन। कुछ समय पहले लिनली ने रेजेंट चर्च के पवित्र द्वीप को नष्ट कर दिया था। शायद आम लोगों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन लगभग सभी संतों को इसकी जानकारी हो चुकी थी। यहाँ तक कि रेजेंट चर्च, जिसकी जड़ें प्राचीन और गहरी थीं, भी नष्ट कर दिया गया था। रोहोत साम्राज्य के संत जानते थे कि प्रतिरोध का मतलब मौत के अलावा और कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनमें से कोई भी सम्राट गैफनी से मिलने या उनके आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं था। रोहोत साम्राज्य में अब कोई संत नहीं बचा था, इसलिए युद्ध का परिणाम स्वाभाविक रूप से लिनली के पक्ष में आ गया। साम्राज्य हजारों सालों से अस्तित्व में है। क्या ये हो सकता है कि मेरे गैफनी के शासनकाल में ही इसका पतन हो जाए? गैफनी बहुत दुखी था। आज दोपहर उसे अभी अभी खबर मिली थी कि बारूक साम्राज्य ने एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सेनाओं ने बचाव की पूरी कोशिश की थी। दुश्मन के पास 3 संत स्तर के ड्रैगन थे। हालांकि संत स्तरीय ड्रैगन ने ज्यादा हमला नहीं किया था, बस एक सुस्त उड़ान के साथ उन्होंने रोहोत साम्राज्य के 3 नेताओं को मार डाला था। स्वाभाविक रूप से रोहोत साम्राज्य का मनोबल गिर गया था और कई सैनिक संत स्तरीय ड्रैगन को देखकर इतने डर गए थे कि उनके पैर ढीले पड़ गए थे। वे इस तरह की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आप गैफनी हैं, है ना? अध्ययन कक्ष में एक कर्कश आवाज गूंजी। गैफनी, जो अपना गुस्सा निकाल ही रहा था, अचानक इतना डर गया कि उसका कलेजा मुंह को आ गया। यह उसका निजी अध्ययन कक्ष था और उसका दरवाजा बंद था और पहरेदारों ने उसे घेर रखा था। दरवाजा खुला नहीं था और जरा भी हिला नहीं था, लेकिन अध्ययन कक्ष के अंदर कोई था। गैफनी ने अपने भय को दबा लिया और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। वहां 2 दुबले पतले आदमी छोटी बाहों वाले कपड़े पहने हुए थे। सर्दी के बावजूद छोटी बाहों वाले कपड़े पहनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार 7वें दर्जे का योद्धा होने के नाते वह भी ऐसा कर सकता था। लेकिन गैफनी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इन दोनों आदमियों की आंखें एक भयंकर, खा जाने वाली नजर से भरी हुई थीं। यद्यपि दोनों व्यक्तियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन एक क्षण में ही उन्होंने कमरे को ठंडे, क्रूर वातावरण से भर दिया। कैसे? तुम यहाँ कैसे आए? गैफनी ने भयभीत होकर कहा। हम यहाँ कैसे घुस आए? एक दुबले पतले गंजे आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आसान, हमने बाहर पहरेदारों को मार डाला, फिर दरवाजा खोला, अंदर आए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। बस इतना ही आसान। दरवाजा खोला, दरवाजा बंद किया। गैफनी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह अध्ययन कक्ष में था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि दरवाजा खुला या बंद हुआ। गैफनी का दिल दहशत से भर गया। इन दोनों आदमियों की क्रूर और जानलेवा आभा देखकर वह सोचने लगा, क्या ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं? ये लिनली के आदेश पर यहाँ आए हैं? गैफनी की नज़र में शायद सिर्फ महान लिनली ही ऐसे विशेषज्ञों को आदेश दे सकता था जो इतने शक्तिशाली और इच्छुक हों कि यहाँ आकर उसे मार डालें। गैफनी, ध्यान से सुनो, दुबले पतले गंजे आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हम दोनों भाइयों का आना तुम्हारा सौभाग्य है। वाह, मेरी किस्मत अच्छी है। ये तो बहुत बुरा है। गैफनी ने मन ही मन गालियां दी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई दी। उसे डर था कि अगर उसने इन दोनों को नाराज कर दिया तो वे उसे मार डालेंगे। दूसरे दुबले पतले आदमी के सिर पर छोटे सुनहरे बाल थे जो नाखूनों की तरह सख्त लग रहे थे। सुनहरे बालों वाले आदमी ने गैफनी की तरफ देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, हम दोनों भाइयों की शर्तें बहुत साधारण हैं।
सबसे पहले हमें ड्यूक का पद प्रदान करें और फिर आप हमें कुछ हजार महल की दासियां और नौकर चाकर दे सकते हैं जिनका हम अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकें। स्वाभाविक रूप से हम दोनों भाई तब आपके लिए उन 3 परेशान करने वाले संत स्तर के ड्रैगन का निपटारा कर देंगे। गैफनी ने अपनी आंखें रगड़ी और अपने सामने खड़े 2 आदमियों को आश्चर्य से घूरने लगा। वह तो स्तब्ध रह गया। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? दुबला पतला गंजा आदमी गुस्से से चिल्लाया। दोनों भाई हजारों वर्षों तक गेबाडोस प्लानर जेल में रहे थे, जो कि कुत्तों से भी बदतर जीवन था। गेबाडोस प्लानर जेल में शिखर संत सबसे कमजोर प्राणी थे। उन्होंने संघर्ष और भय का जीवन जिया था। हर दिन जब वे जीवित बचते थे तो उन्हें डर लगता था कि अगला दिन उनकी मौत लेकर आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेबाडोस प्लानर जेल में कोई प्राकृतिक तत्व नहीं था। वे जो ऊर्जा खर्च करते थे उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती थी। ऊर्जा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका दूसरे विशेषज्ञों को मारना और फिर उन विशेषज्ञों के शरीर में ऊर्जा को अवशोषित करना था। संत एक दूसरे के विरुद्ध निरंतर नरसंहार में लगे रहे। जहाँ तक देवताओं का सवाल है, अगर उनका सामना किसी से होता तो वे भयभीत होकर ही देवताओं के आदेशों का पालन कर सकते थे। देवता उन्हें तबाह कर सकते थे, उन्हें जवाबी कार्रवाई का जरा भी मौका नहीं देते थे। इसके अलावा गेबाडोस प्लानर जेल का प्राकृतिक वातावरण अपने आप में बेहद खतरनाक था। अगर कोई सावधान न रहे तो उसकी आसानी से मौत हो सकती थी। कुत्ते से भी बदतर जीवन, अनगिनत लड़ाइयाँ। उनका मन हमेशा ही टूटने की स्थिति तक खींचा रहता था। सिर्फ वे ही नहीं, देवता स्तर के विशेषज्ञ डायलिन भी वहाँ बहुत दुखी थे। संतों के लिए ये पूरी तरह से यातना थी। लेकिन अब विशाल गेबाडोस प्लानर जेल के भीतर वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें एक बमुश्किल दिखाई देने वाला आयामी पतलापन दिखाई दिया और वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे लौट आए थे, नश्वर लोक में लौट आए थे। कुत्ते से भी बदतर 5000 साल की जिंदगी खत्म हो गई थी। इसने उन्हें बस पागल कर दिया था। अब वे दूसरों पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे, दूसरों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर करना चाहते थे तथा वह जीवन जीना चाहते थे जो मनुष्य जीने के लिए बना है। महामहिम, क्या आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपको ड्यूकडम कुछ हजार महल की दासियां और नौकरानियां दे दूं तो आप उस संत स्तर के अजगर को खत्म कर देंगे? गैफनी को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे स्वर्ग ने उसकी गोद में कोई चमत्कार बरसा दिया हो। ठीक है, क्या तुम तैयार नहीं हो? गंजा दुबला आदमी भौचक्का हो गया। तैयार हूँ, मैं कैसे अनिच्छुक हो सकता हूँ? गैफनी ने जल्दी से कहा। महामहिम, कृपया चिंता न करें, बस कुछ हजार महल की दासियां और सेवक। कोई बात नहीं, अगर आप 10,000 भी चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। एक ड्यूकडम, अगर आप एक प्रिंसडम भी चाहते हैं तो भी ठीक रहेगा। अरे या वाह, उसका रोहॉल्फ साम्राज्य दिन ब दिन निगलता जा रहा था और विनाश की ओर अग्रसर था। अब 2 विशेषज्ञ उसकी सेवा में आ गए थे। क्या गैफनी उन्हें नौकरी पर रखने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं होता? 10,000 महल की दासियों और सेवकों को छोड़ने में उसे कितना खर्च आएगा? भले ही उन्हें खरीदने के लिए उसे दास बाजार जाना पड़े। बहुत बढ़िया। दोनों पुरुषों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन महामहिम, वे 3 संत स्तरीय ड्रैगन बेहद शक्तिशाली हैं और उनके पीछे एक बेहद शक्तिशाली संत है जिसे लिनली के नाम से जाना जाता है। गैफनी ने अपने सामने खड़े 2 आदमियों को ध्यान से देखा। उसे डर था कि ये दोनों लिनली के पक्ष को हरा नहीं पाएंगे। आखिरकार लिनली के कार्य बहुत ही आश्चर्यजनक थे, विशेष रूप से पवित्र द्वीप का विनाश। लिनली क्या है? छोटे सुनहरे बालों वाले आदमी ने तिरस्कार से कहा। वह एक संत है? गंजे दुबले पतले आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ बिल्कुल, मानव देवता तो केवल युद्ध देवता और महायाजक ही हैं। गैफनी को पता नहीं था कि सीजर देवता बन गया है। हम चिंता मत करो, जब तक वह संत है हम उसे निपटा सकते हैं। दूसरे आदमी ने, जिसके छोटे सुनहरे बाल थे, आत्मविश्वास से कहा। गेबाडोस प्लानर जेल निरंतर युद्ध और नरसंहार का स्थान था। वहाँ 5000 साल तक जीवित रह पाना उनकी शक्ति का प्रमाण था। ऐसी जगह में कमजोर लोग जल्दी मर जाते थे। वे प्रधान संत थे जिन्होंने युद्ध के बीच में लगातार नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। गैफनी की आंखें तुरंत चमक उठीं। तो फिर महामहिम, आज रात आप शाही महल में रुक सकते हैं। मैं आप दोनों के लिए सारी व्यवस्था जरूर करूंगा। इन दोनों विशेषज्ञों के सामने गैफनी का व्यवहार बेहद विनम्र था। ठीक है। दोनों व्यक्तियों ने संतुष्टि से थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें दूसरों से सम्मान पाकर बहुत खुशी होती थी। उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ होने का एहसास अच्छा लगता था। 5000 साल के कष्टदायक जीवन का उन पर बहुत गहरा असर हुआ था। बारूक साम्राज्य की सेना 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी और पहले ही रोहॉल्फ साम्राज्य के आंतरिक शहरों पर आक्रमण कर चुकी थी। रोआरा, एक कुंडलित सर्पाकार विशालकाय थंडरवर्म, जो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, हवा में तैर रहा था। उसकी भयानक दहाड़ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे उसके नीचे का शहर उसकी आवाज से गूंज उठा। थंडर लिजिट समझ गया कि दुश्मन की सेना इतनी भयभीत थी कि वे कांप रहे थे। शहर की दीवारों के नीचे बारूक साम्राज्य के सभी सैनिकों के चेहरे पर उत्साह की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। संत स्तर के ड्रैगन की सहायता से शहरों पर हमला करना और जीतना बहुत आसान हो गया। संत स्तरीय थंडरवर्म, एक तिरस्कार भरी ठंडी आवाज गूंजी। एक पतला गंजा आदमी बेदाग सुनहरा लबादा पहने अचानक नीचे शहर से बाहर आया। उसके द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होने वाली क्रूर आभा ने उसे घेर लिया जब वह पास में मंडरा रहे संत स्तरीय थंडर लिजर्ड को घूर रहा था। एक संत स्तरीय विशेषज्ञ प्रकट हुआ। संत स्तरीय थंडर लिजर्ड वास्तव में काफी हैरान था। उसे संत स्तरीय विशेषज्ञ से मिले हुए काफी समय हो गया था और उसकी पहिए जैसी आंखें सामने खड़े संत को घूर रही थीं।
इस विशेषज्ञ को करीब से देखने पर संत स्तरीय थंडर छिपकली सतर्क हो गई। उस आदमी से स्वाभाविक रूप से निकलने वाली क्रूर आभा ने संत स्तर की थंडर छिपकली को थोड़ा असहज महसूस कराया। 5000 साल तक लगातार युद्ध करने और पल भर में मारकाट करने के लिए तैयार रहने के बाद 5000 साल बाद वे स्वाभाविक रूप से इस तरह की क्रूर आभा उत्सर्जित करेंगे। वापस जाओ और लिनली से कहो कि उसे अपनी हदें समझनी होंगी, एक अच्छा लड़का बनना होगा और अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी, वरना। गंजे दुबले पतले आदमी की आवाज बिजली की तरह गूंजी। जाहिर है वह लिनली को जरा भी सम्मान के लायक नहीं समझता था। तुम जिस भी संत को भेजोगे मैं उसे मार डालूंगा, अपना मुंह बंद करो। संत स्तर की थंडर छिपकली गुस्से से दहाड़ी। बारूक साम्राज्य के सैनिक भी क्रोधित थे। उनके मन में लिनली अजेय था। हम्फ गंजा दुबला पतला आदमी एक ठंडी हंसी हंसा और फिर बिजली की एक चमक में बदल गया, थंडर लिजर्ड पर हमला करते हुए। संत स्तरीय थंडर लिजर्ड भी दहाड़ते हुए नीली बिजली की एक किरण में बदल गई और उस आदमी की ओर दौड़ पड़ी। हवा में ही वह आदमी और जादुई जानवर, वे दोनों संत एक दूसरे से टकरा गए। संत स्तरीय थंडर लिजर्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी, वह बेबे के बराबर थी। हास्यास्पद एक तिरस्कारपूर्ण पुकार। गंजे दुबले पतले आदमी ने अपने दाहिने पैर से जोरदार वार किया और अपने पैर को सेंट लेवल थंडर लिजर्ड की ड्रैकोनिक पूंछ पर एक विशाल चाकू की तरह जोर से पटक दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। सेंट लेवल थंडर लिजर्ड की पूंछ की हड्डियां सचमुच चकनाचूर हो गईं, जबकि थंडर लिजर्ड का विशाल शरीर लात मारकर नीचे गिर गया और उल्कापिंड की तरह जमीन पर धंस गया। धमाका, धरती हिल गई। सेंट लेवल थंडर लिजर्ड के धरती से टकराने से जमीन में एक बड़ा गड्ढा और दरारें पड़ गईं। मर जाओ। गंजा दुबला आदमी हवा से नीचे उतरा। स्वूश। संत स्तरीय थंडर छिपकली का शरीर चमक उठा, तुरंत हवा में उठ गया और फिर उत्तर की ओर भाग गया। उसकी पूंछ से खून टपक रहा था। गंजा दुबला पतला आदमी गड्ढे में उतरा और उसने देखा कि सेंट लेवल थंडर छिपकली भाग रही है। इसकी गति बुरी नहीं है, अफसोस है कि यह इतना कमजोर है, यह मेरा एक भी वार नहीं झेल सकता, गंजे आदमी ने तिरस्कार से कहा। गेबाडोस प्लानट जेल में उसने कितने संतों का वध किया था, उसने थंडर लिजर्ड की थोड़ी सी शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण अध्याय 16 5 वर्ष। बारूक साम्राज्य और रोहॉल्ट साम्राज्य के बीच युद्ध रुक गया। पिताजी, आप सब लोग, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ड्रैगनब्लड कैसल के मुख्य हॉल में सीना, वॉटन, गेट्स, हिलमैन और नीना सहित लोगों का एक समूह इकट्ठा था। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रोहॉल्ट साम्राज्य में अचानक प्रकट हुए दो नए संतों से कैसे निपटा जाए। वॉटन, जैसलर, गेट्स और अन्य लोगों ने अभी अभी सीना का स्पष्टीकरण सुनना समाप्त किया था। वे सभी बहुत हैरान थे। ये रोहॉल्ट साम्राज्य, इसमें दो ऐसे शक्तिशाली संत कब अचानक से आ गए? हिलमैन ने भौहें चढ़ाईं। अब जब वह उच्च स्तरीय युद्धची विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था तो वह योद्धा के रूप में 8वें स्थान पर पहुंच गया था। हालांकि उसकी शक्ति वॉटन, गेट्स और अन्य योद्धाओं से बहुत कम थी, फिर भी ड्रैगनब्लड कैसल में उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। पिताजी, अंकल, क्या आपको विश्वास है कि आप उनसे निपट सकेंगे? सीना ने वॉटन और गेट्स की ओर देखा। वॉटन बुदबुदाया, हालांकि हमें नियमों की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, फिर भी हमारे पास दिव्य कलाकृतियां हैं और हम सर्वोच्च योद्धा हैं। अगर हमें सचमुच उन दो संतों से युद्ध करना पड़े तो भी हमें जीत हासिल करनी चाहिए। गेट्स, आंख और अन्य सभी ने सिर हिलाया। जैसलर ने हल्की सी हंसी हंसी। वॉटन, क्या तुम उन लोगों से लड़ने की योजना बना रहे हो? इसमें क्या है? वॉटन ने जैसलर की ओर देखा। जैसलर, आपको लगता है कि यह कोई विकल्प नहीं है? गेट्स और आंख सभी ने जैसलर की ओर देखा। जैसलर की हंसी फूट पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बहुत ठंडी और कपटी थी। सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं तुम में से किसी एक को एक ही समय में गोल्ड ड्रैगन और तानाशाह विम से लड़ने के लिए कहूँ तो क्या तुम उन दो संत स्तर के जादुई जानवरों को आसानी से हरा पाओगे? यह वॉटन, गेट्स और अन्य सभी हिचकिचाए। एक संत स्तर के जादुई जानवर के खिलाफ ये काफी सरल होगा, लेकिन दो के खिलाफ वे अधिक से अधिक उन्हें रोकने तक ही लड़ पाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी जाना चाहते हो? जैसलर ने कृपालुता से हंसते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि लॉर्ड लिनली ने बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू करने से पहले क्या कहा था? वॉटन और अन्य लोग अचानक चौंक गए। अब उन्हें याद आया, उस समय लिनली ने उन्हें बार बार सख्त हिदायत दी थी कि अगर उन्हें कोई अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़े तो वॉटन और बाकी लोगों को अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ने से सख्त मना किया गया है। इसके अलावा लिनली ने यह भी कहा था कि इस युद्ध में बड़े खतरे छिपे हैं। यही वजह थी कि लिनली बेचैन था। उस समय लॉर्ड लिनली ने कहा था कि इस युद्ध में भयानक खतरे छिपे हैं, ऐसे खतरे जिन्हें देवता भी कम नहीं आंक सकते। जैसलर ने वॉटन और बाकियों की ओर देखा। तुमने कहा था कि तुम समझ नहीं पाए कि इस साधारण से दिखने वाले निश्चित परिणाम वाले युद्ध में खतरे कैसे छिपे हो सकते हैं, है ना? खैर, अब तुम्हें पता चल गया। युद्ध की शुरुआत में लिनली को भी ठीक से पता नहीं था कि खतरे क्या हैं। केवल लॉर्ड बेरूथ की चेतावनी के कारण लिनली को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने वॉटन और अन्य लोगों को भी चेतावनी दी। वॉटन और बाकी लोग समझ नहीं पाए थे, उन्हें लगा था कि इस युद्ध में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जैसलर, तो फिर आपका इरादा क्या है? सीना ने भौहें चढ़ाईं। वॉटन, गेट्स और अन्य सभी लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। यूलान महाद्वीप में बहुत कम संत हैं। लॉर्ड लिनली और लॉर्ड देसरी जैसे लोगों को तो उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए जो एकांत में प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना?
लेकिन उन दोनों ने कहा कि रोहॉल्ट साम्राज्य में कोई उच्च श्रेणी का संत नहीं है। तो फिर वे दोनों संत कहाँ से आए? जैसलर ने कहा, वे अचानक प्रकट हुए और युद्ध को रोक दिया। जासलर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, जाहिर है इस युद्ध में छिपे खतरे अभी से सामने आने लगे हैं। तो अभी हम। वॉटन ने जैसलर की ओर देखा। उसे लिनली की बात याद आ गई। अगर उन्हें कोई बड़ी घटना का सामना करना पड़े तो उन्हें उस पर बेहद अनुभवी जैसलर से बात करनी होगी। जैसलर ने शांति से कहा, बात आसान है। उन दो संतों से निपटने में जल्दबाजी मत करो। लॉर्ड लिनली ने यह भी कहा है कि इस युद्ध में हमारा लक्ष्य जरूरी नहीं कि दूसरे साम्राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा करना हो। अगर हम थोड़ी कम जमीन पर कब्जा कर लें तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी रक्षा करनी है। सभी ने हल्के से सिर हिलाया। वॉटन ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि इस युद्ध में क्या छिपा है। अगर हम किसी बड़ी विकट परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपनी हद से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उस समय बेहतर होगा कि हम लॉर्ड लिनली से मदद मांगें। जैसलर ने कहा, लेकिन हाँ, अभी लॉर्ड लिनली को प्रशिक्षण लेते हुए सिर्फ आधा साल ही हुआ है और स्थिति अभी ज्यादा गंभीर नहीं है। हमें लॉर्ड लिनली को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। समय पानी की तरह बहता गया। पलक झपकते ही लिनली 5 साल की ट्रेनिंग ले चुकी थी। इन 5 वर्षों के दौरान यूनान महाद्वीप गुप्त रूप से घोर अराजकता की स्थिति में था। बारूक साम्राज्य, यूनान साम्राज्य और ब्रांड साम्राज्य के सभी युद्ध रुक गए थे और यहाँ तक कि पवित्र संघ और डार्क अलायंस में भी रहस्यमय विशेषज्ञ प्रकट हो गए थे। ये रहस्यमय विशेषज्ञ अत्यंत शक्तिशाली थे। युद्ध रुक गए थे। यूनान कैलेंडर वर्ष 10,039। सर्दियों की अंधेरी रात बेहद ठंडी थी। मोटे लबादे पहने 3 अधेड़ उम्र के आदमी सुंदर घोड़ों पर सवार होकर सुनसान वीरान सड़क से तेज रफ्तार से पास के शहर की ओर बढ़ रहे थे। हा, ब्लू लायन सिटी आगे है। ब्लू लायन सिटी पहुंचने पर हम तीनों भाइयों को 1-2 कप वाइन की जरूरत होगी ताकि हम गर्माहट महसूस कर सकें। तीनों का नेता, एक हट्टा कट्टा आदमी, जोर से हंसा। उनकी यह व्यापारिक यात्रा बहुत लाभदायक रही थी और अब वे बहुत अच्छे मूड में थे। ब्लू लायन सिटी की दीवारें उनके आगे उठ गईं। वे घोड़े पर सवार होकर वहां से यात्रा करते थे। अजीब है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तीनों भाई ब्लू लायन सिटी के दरवाजे के पास से गुजरे, लेकिन पाया कि दरवाजे खुले थे और कोई भी नहीं था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हालांकि ब्लू लायन शहर बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यह काफी चहल पहल वाला है। यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं। इतनी सुबह सुबह एक भी आदमी क्यों नहीं दिखाई देता? तीनों भाई घोड़ों से उतरे और उत्सुकता से घोड़ों को शहर की ओर ले गए। चौड़ी सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं था। पूर्ण शांति। सुबह के लगभग 7 या 8 बज रहे होंगे। तार्किक रूप से कहें तो इस समय सड़कों पर बहुत शोर और चहल पहल होनी चाहिए। यह क्या है? तीनों अनुभवी यात्री अपने दिलों की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। इस विचित्र दृश्य ने उन्हें असहज महसूस कराया। आगे देखो, यह क्या है? उनमें से एक आदमी ने चौंककर आगे की ओर इशारा किया। पास ही सड़क पर 2 लोग पड़े थे। तीनों अधेड़ उम्र के आदमी तुरंत दौड़कर पास आए और गौर से देखने लगे, लेकिन जैसे ही वे निकट आए, वे मर चुके हैं। 3 अधेड़ उम्र के आदमियों के चेहरे बदल गए। जमीन पर पड़े 2 लोगों के शरीर के हर छेद से खून बह रहा था और उनके खून से जमीन पर दाग लग गया था, जिससे उनके चारों ओर एक बड़ा गहरा बैंगनी पानी बन गया था। ठंडी हवा चलने लगी, जिससे तीनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति अचानक कांपने लगे। दूर से एक भयानक चीख। तीनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि दूर एक औरत खुले बालों के साथ डर के मारे भाग रही थी। तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के लोगों का नेता तुरंत चिल्लाया। वे भी मुसाफिर थे जो जमीन पर घूमते थे। उन्हें अक्सर मौत का सामना करना पड़ता था और मरे हुए लोग उन्हें डराने के लिए काफी नहीं थे। उन्हें बेचैनी इस पूरी तरह से शांत वातावरण से हो रही थी। मर गए, सब मर गए, सब मर गए। औरत ने उन 3 अधेड़ आदमियों को देखा। उसकी आंखें गोल और कांप रही थीं। तुम्हारा क्या मतलब है? वे सब मर गए हैं? तीनों आदमियों के दिलों में डर की एक झलक जाग उठी। शहर के सभी लोग मर चुके हैं। हर एक व्यक्ति मर चुका है। हर एक। महिला ने कुछ विक्षिप्त भाव से कहा। तीनों मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति तुरंत ही भय से स्तब्ध हो गए। शहर में हर कोई मर गया था। सब मर गए, सब मर गए। विक्षिप्त महिला बेतहाशा इधर उधर भागी। एक ही रात में 1 लाख की आबादी वाले ब्लू लायन शहर में अब बस कुछ दर्जन भाग्यशाली लोग ही बचे थे। बाकी सब मर चुके थे। भोर होते ही वे कुछ दर्जन भाग्यशाली बचे लोग इस भयानक शहर से भागकर डर के मारे शहर के फाटकों की ओर भागे। मौत का शहर। इस घटना की खबर शीघ्र ही शाही राजधानी और सम्राट सेना तक फैल गई। क्रोधित सेना ने तुरंत लोगों को ये पता लगाने के लिए भेजा कि ब्लू लायन शहर एक ही रात में मृतकों के शहर में कैसे और क्यों बदल गया। साथ ही उसने लोगों को उन कुछ दर्जन भाग्यशाली बचे लोगों को ढूंढने और उनसे पूछने के लिए भेजा कि आखिर हुआ क्या था। जांच पूरी होने पर सीना को लगा कि चीजें बदतर हो रही हैं, इसलिए वह तुरंत ड्रैगनब्लड कैसल की ओर दौड़ा। ड्रैगनब्लड कैसल के भीतर महल में बहुत से लोग जमा थे। सिर्फ वॉटन और गेट्स ही नहीं, नीना, रेबेका, लीना और बाकी लोग भी आए थे। सबको लग रहा था कि यह एक गंभीर समस्या है और सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बेहद अजीब है। उस शहर के लगभग 1 लाख लोग खून से लथपथ मर गए और उनके शरीर पर जख्म का नामो निशान तक नहीं था। सबसे छोटे बच्चे से लेकर 7वीं रैंक के योद्धा तक सब एक जैसे थे। सीना ने कहा, एक छोटी सी रात में पूरे शहर के लोग इतने विचित्र तरीके से मर गए।
यहाँ तक कि वॉर्टन और अन्य विशेषज्ञों के दिलों में भी ठंडक का एहसास था। जहाँ तक मुझे पता है, ये पहली बार नहीं है कि पूरे शहर के लोग इस तरह मर गए हों, सीना ने गंभीरता से कहा। ओह, वॉर्टन ने सीना की ओर देखा। सीना ने आगे कहा, जहाँ तक मुझे पता है, लगभग 1 महीने पहले ब्रांड साम्राज्य की सीमाओं पर उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ही रात में शहर के लगभग सभी लोग मारे गए। हालांकि चूंकि यह हमारे साम्राज्य की सीमाओं के भीतर नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाउसकीपर हीरी ने भौहें चढ़ाईं। ये घटना बहुत अजीब है। मिसाल के तौर पर ब्लू लायन सिटी में उन लाखों लोगों का क्या हुआ, और उनमें से कुछ दर्जन ही क्यों बचे? ठीक है, वहाँ कुछ दर्जन लोग क्यों बचे थे? जासलर को भी यह बहुत संदिग्ध लगा। अगर किसी अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ ने उन्हें मारने के लिए किसी अज्ञात निषिद्ध स्तर के मंत्र का प्रयोग किया होता, तो उस मंत्र की सीमा में आने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जानी चाहिए थी। अगर कुछ भाग्यशाली लोग भी बचे होते, तो भी वे सभी अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ ही होते। लेकिन वे सभी भाग्यशाली लोग सामान्य लोग ही थे, सीना ने आगे कहा। इसके अलावा इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉल में मौजूद सभी लोग उलझन में थे। मैंने जांच के लिए लोगों को भेजा, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। सीना भी निराश था। ओह, ठीक है। उन 10 भाग्यशाली बचे लोगों में एक समानता थी। हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत सीना की ओर देखने लगे। ये भाग्यशाली बचे हुए लोग पहुंच से काफी दुर्गम इलाकों में थे। उदाहरण के लिए, आधे भाग्यशाली बचे हुए लोगों को ब्लू लायन सिटी की सबसे गहरी जेल की कोठरियों में रखा गया था। बाकी सभी या तो भूमिगत कमरों में थे या फिर पहुंच से दूर दूसरे दुर्गम इलाकों में। सीना ने बताया, पहुंच से दूर इलाके, इसलिए वे नहीं मरे। जैसलर ने सिर हिलाया। शायद ये कोई जादुई मंत्र नहीं था। आखिरकार एक जादुई मंत्र जो पूरे शहर को कवर कर सकता है, उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि कोई इलाका पहुंच से दूर है या नहीं। मैं सुझाव देता हूं कि हम लॉर्ड लिनली से मदद मांगें। जैसलर ने आह भरी। लॉर्ड लिनली, वॉर्टन और अन्य सभी की आंखें चमक उठीं। यदि लिनली बाहर आ जाते, तो वे अपने नेता की उपस्थिति से अधिक आश्वस्त महसूस करते, और जब घटनाएं घटती तो वे इतनी अव्यवस्थित स्थिति में नहीं होते। ठीक है, पिछले 5 सालों में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध का गतिरोध की स्थिति में पहुंचना, या हमारे साम्राज्य में नए रहस्यमयी धर्मों का उदय, या यह मृत शहर। जैसलर ने एक ही सांस में कहा, मैं सहमत हूं कि हमें मेरे बड़े भाई से बात करनी चाहिए। वॉर्टन ने सिर हिलाया। लीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर बड़े भाई ले बाहर आ जाएं, तो यह मामला जरूर आसानी से सुलझ जाएगा। बड़े भाई ले 5 साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे हैरानी है कि बड़े भाई ले अब किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लिनले के बारे में चर्चा करते समय सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। इसके बाद वॉर्टन, गेट्स और जैसलर ने समूह के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य किया और प्रशिक्षण कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। एक क्षण रुको। वॉर्टन का शरीर युद्ध क्यू की एक परत से ढका हुआ था, और फिर वह सीधे पॉकेट आयाम में चला गया। कुछ क्षण बाद क्रैकल क्रैकल, कुछ क्षण बाद उन टकराती हुई आक्रामक ऊर्जा धाराओं से गुजरते हुए वॉर्टन और लिनली आसमानी नीले रंग का लबादा पहने और खुले बालों के साथ बाहर निकले। लिनली को देखकर जैसलर और गेट्स को अचानक बहुत सुकून महसूस हुआ। गेट्स, जैसलर, क्या हुआ कि तुम सब इतनी जल्दी में मुझे ढूंढने आए हो? लिनली ने मुस्कुराते हुए कहा। पुस्तक 12, देवताओं का अवतरण, अध्याय 17, रहस्यमय धर्म। सच तो ये है कि वॉर्टन, गेट्स और जैसलर को देखते हुए लिनली के दिल में कुछ चिंता हुई। आखिरकार बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उन्होंने कहा था कि जब तक कोई बहुत बड़ी घटना न घट जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। और इसके बावजूद वॉर्टन और बाकी लोग उनसे मदद मांगने आए थे। जाहिर है, स्थिति बहुत गंभीर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि महाद्वीपीय युद्ध के छिपे हुए खतरे सामने आ गए हों? लिनली थोड़ा घबराया हुआ था। उसे लॉर्ड बेरूत की चेतावनी अब भी याद थी। वॉर्टन, गेट्स और जैसलर ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल की खामोशी के बाद जैसलर ने लिनली की ओर देखा और फिर बोले, लॉर्ड लिनली, आप 5 साल से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिछले 5 सालों में युद्ध शुरू होने के बाद से कई घटनाएं घटी हैं। हम एक ही सांस में सब कुछ नहीं समझा सकते। आइए पीछे चलते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। भूमिगत क्षेत्र से बाहर निकलते समय वॉर्टन ने अचानक पूछा, बड़े भाई, क्या आप अभी तक देवता स्तर तक पहुंच गए हैं? गेट्स और जैसलर दोनों तुरंत लिनली की ओर देखने लगे। आखिरकार लिनली को तो पहले से ही यही उम्मीद थी कि उसे देवता बनने में लगभग 10 साल लगेंगे, लेकिन लगभग 6 साल बीत चुके थे। मैं अभी भी थोड़ा दूर हूँ। लिनली ने हल्की हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। अगर आपने मेरे प्रशिक्षण में बाधा न डाली होती, तो शायद आधे साल में मैं वहां पहुंच जाता। लिनली की देवता बनने की तीव्र इच्छा थी। वेद के गहन सत्यों के संबंध में अपने वर्तमान प्रशिक्षण स्तर पर लिनली स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि देवता का स्तर इतना निकट था कि वह उसे महसूस कर सकता था। उसे आगे बढ़ने के लिए बस थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत थी। वेद के गहन सत्य 2 पहलुओं से मिलकर बने थे, तेज और धीमा। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों पहलुओं में से किसी एक की सीमा तक पहुंच जाता, तो वह अर्धदेव बन जाता। लेकिन वेद के गहन सत्यों में सच्ची महारत हासिल करने पर लिनली एक पूर्ण ईश्वर बन जाता। वेद के गहन सत्यों के प्रशिक्षण में बाधा तभी आएगी जब कोई ईश्वरीय स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन देव स्तर पर कोई अड़चन नहीं थी। उदाहरण के लिए फेन, देसरी, रोजारी और टुल्ली जैसे सभी लोग अंतिम चरण में ही अड़ गए थे, क्योंकि वे जिन तात्विक नियमों के रहस्यों का प्रशिक्षण ले रहे थे, वे काफी निम्न स्तरीय रहस्य थे।
अनंत ब्रह्मांड और अनगिनत लोकों में अधिकांश संत काफी निम्न स्तरीय गहन सत्यों का प्रशिक्षण ले रहे थे। लिनली को वेद के गहन सत्यों का प्रशिक्षण केवल कुछ हद तक अच्छे भाग्य के कारण ही मिल पाया था। हालांकि आधे साल में ही वह देवता बन जाता, लेकिन वॉटन के कहने पर लिनली को स्वाभाविक रूप से अपना प्रशिक्षण छोड़ना पड़ा। आखिरकार जब परिवार और प्रशिक्षण में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो परिवार ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके परिवार और दोस्तों को कोई मुश्किल आती तो लिनली उन पर ध्यान न देकर देवता बनने के लिए प्रशिक्षण कैसे जारी रख सकता था। ड्रैगन ब्लड कैसल के मुख्य हॉल के भीतर यहाँ बहुत से लोग जमा थे। लिनली चुपचाप मुख्य सीट पर बैठे वॉटन द्वारा पिछले 5 से ज्यादा सालों में घटित घटनाओं के बारे में दिए जा रहे विवरण को ध्यान से सुन रहे थे। कई शीर्ष स्तरीय संत प्रकट हुए हैं। जब लिनली ने वॉटन को युद्ध की पूरी प्रक्रिया और कैसे ये भयानक विशेषज्ञ अचानक प्रकट हो गए ये बताते हुए सुना तो वह चिंता से भर गया। वॉटन और अन्य लोग जो कह रहे हैं उसके अनुसार इनमें से अधिकांश सर्वोच्च योद्धा संतों की शक्ति से भी ऊपर हैं और यहाँ तक कि देसरी और टुल्ली जैसे संतों के बराबर भी हैं। लिनली तुरंत स्थिति का सही आकलन कर सकता था। ये समझना जरूरी है कि सामान्य तौर पर सर्वोच्च योद्धा संतों को देश के सबसे शक्तिशाली संतों में गिना जाना चाहिए, जो प्रधान संतों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। सर्वोच्च योद्धा संत मोटे तौर पर दिवंगत हेडेंस, ओशिनो और अन्य संतों के बराबर थे। तेजी संत स्तर की थंडर छिपकली के बराबर, लेकिन उसे एक ही वार में परास्त करने में सक्षम। लिनली भी उन 2 संतों की शक्ति देखकर चकित था जो रोहॉल साम्राज्य में प्रकट हुए थे। डेसरी और रदरफोर्ड जैसे स्तर के कई विशेषज्ञ सामने आए हैं। लिनली कुछ उलझन में थी। पिछले 5 वर्षों में कई रहस्यमय नए संत प्रकट हुए और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से लगभग सभी में प्रधान संत की शक्ति थी। यह सही नहीं हो सकता। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। ये विशेषज्ञ निश्चित रूप से अतीत में मौजूद नहीं थे। अगर वे होते तो युद्ध देवता जैसे लोगों की नजरों से बच नहीं पाते। लिनली इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन चूंकि वे अतीत में मौजूद नहीं हो सकते थे तो स्पष्टतः इन विशेषज्ञों को पिछले 5 वर्षों में यूलान महाद्वीप में आ जाना चाहिए था। विदेशी विमानों के विशेषज्ञ। लिनली अपनी ही परिकल्पना पर हैरान रह गया। रुको, ये भी सही नहीं होना चाहिए। लिनली ने तुरंत अपने ही सिद्धांत का खंडन किया। तो क्या हुआ अगर वे दूसरे ग्रहों से आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रहों के सभी विशेषज्ञ प्रधान संत स्तर के हों? ब्रह्मांड के अन्य विमानों के लिए यूलान महाद्वीप भी एक विदेशी विमान था। विदेशी विमानों से आए इन विशेषज्ञों का शक्तिशाली होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन सभी को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था। बड़े भाई, इसी दौर में बारूक साम्राज्य में एक रहस्यमय नया धर्म भी पनपा है। वे एक ऐसे देवता को मानते हैं जिसे मुबा के नाम से जाना जाता है। वॉटन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बड़े भाई, बहुत पहले आपने कहा था कि हमारे साम्राज्य की सीमाओं के भीतर किसी भी धर्म की अनुमति नहीं है। हमने इन चर्चों को जड़ से उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वॉटन ने सिर हिलाया। ये सुनकर लिनली का चेहरा तुरंत बदल गया। एक रहस्यमय धर्म, विश्वास की शक्ति की जरूरत किसे है? बिना किसी सवाल के जवाब था, एक देवता। जारी रखें। लिनली ने तुरंत वॉटन की ओर देखा। आप इस धर्म को क्यों नहीं मिटा पा रहे हैं? वॉटन ने सिर हिलाया और आगे कहा, सबसे पहले इस चर्च में छिपे हुए विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा इस धर्म में सचमुच कुछ क्षमताएं हैं। वे चमत्कार करने में सक्षम हैं। इन चमत्कारों के कारण हमारे बारूक साम्राज्य की सीमाओं के भीतर बहुत से लोग सचमुच इस देवता मुबा में विश्वास करने और उसकी पूजा करने लगे हैं। चमत्कार। लिनली का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या बात है बड़े भाई? वॉटन, गेट्स, आंख और अन्य सभी ने उलझन में लिनली को देखा। लिनली, क्योंकि वह लगभग देवता बनने की कगार पर था, अक्सर देसरी और अन्य लोगों के साथ देवता स्तर के विशेषज्ञों पर चर्चा करता था। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि आस्था की शक्ति देवताओं के लिए बेहद उपयोगी होती है। यही कारण था कि ब्रांड साम्राज्य के क्षेत्र में युद्ध देवता जैसे लोगों ने अपने नागरिकों को केवल स्वयं युद्ध देवता की पूजा करने की अनुमति दी थी। अन्य धर्मों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। जहां तक चमत्कारों की बात है, उनमें से कई का निर्माण केवल कानूनों के गहन रहस्यों के आधार पर ही किया जा सकता था, जिन्हें केवल एक देवता ही समझ सकता था। एक अनाम धर्म जो चमत्कार करने में सक्षम है। फिर लिनली का दिल कांप उठा। बारूक साम्राज्य की इस धार्मिक शाखा के पीछे जरूर कोई देवता स्तर का विशेषज्ञ है। वॉटन, सीना। लिनली ने तुरंत आदेश दिया, ध्यान से सुनो। अगर तुम इस धर्म के प्रसार को दबाने के लिए काम करते रहो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी ताकत और जोर से उन्हें दबाना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस धर्म को हमारे साम्राज्य के खिलाफ सीधे लड़ने के लिए मजबूर मत करो। कम से कम अभी तो ऐसा मत करो। हॉल में मौजूद लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। आखिर लिनली के अलावा गेट्स और वॉटन जैसे लोग संत स्तर पर कब तक रहे थे? अनुभवी होने के बावजूद ज़ेस्लर को भी केवल सांसारिक अनुभव के साथ साथ नेक्रोमेंटिक जादू का ही अनुभव था। देवताओं के बारे में उसकी समझ लिनली से कहीं कम थी। आप सभी को याद है कि मैंने अभी क्या कहा था? लिनली ने गंभीरता से कहा। हाँ। वॉटन, सीना और बाकी लोगों ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। वे लिनली के आदेशों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जाकर लिनली ने राहत की सांस ली। प्रतिद्वंद्वी तो देवता स्तर का विशेषज्ञ था, इसमें जरा भी शक नहीं था। आखिरकार जब तक कोई देवता स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक विश्वास की शक्ति पूरी तरह से बेकार थी। चूंकि प्रतिद्वंद्वी एक देवता था, इसलिए लिनली स्वाभाविक रूप से उसे अपमानित नहीं करना चाहती थी।
लिनली खुद देवता बन जाने के बाद भी वह अपने प्रतिद्वंदी से यूं ही दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिरकार लिनली तो एक नया अर्धदेव ही होगा। प्रतिद्वंदी को देवत्व कब मिला था, लिनली के पास जानने का कोई तरीका नहीं था। बड़े भाई, हाल ही में हमारे बारूक साम्राज्य में एक चौंकाने वाली खबर फैली है। ब्लूलाइन शहर में वॉटन ने मृतकों के शहर की घटना पर चर्चा शुरू की। साथ ही शहर में लोगों की मौतों से जुड़े कुछ अजीबोगरीब पहलुओं के बारे में भी बताया। ये कहानी सुनकर लिनली भी हैरान हो गया, लेकिन साथ ही वह सतर्क भी हो गया। एक ही रात में पूरे शहर के लोग मर गए थे। ये युद्ध के मैदान में हुए नरसंहार से भी ज्यादा नर्वस करने वाला था। आखिरकार ये बेहद विचित्र था। पूरे मुख्य हॉल में बाकी सभी लोग खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। आखिरकार उनके पास कोई सुराग नहीं था। इसके अलावा यूनान महाद्वीप में इस समय बहुत सारे रहस्यमय विशेषज्ञ मौजूद थे। वे इस समय कुछ नहीं कर सकते थे और इस समय लिनली भी असमंजस में था कि अपराधी का पता कैसे लगाए। आपने अभी कहा था कि ब्रान साम्राज्य में भी यही समस्या आई थी, लिनली ने अचानक पूछा। ठीक है, लगभग 1 महीने पहले, वॉटन ने जवाब दिया। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। तो फिर ये कैसा रहेगा? तुम महल में रुको, मैं ब्रान साम्राज्य में वॉर गॉड माउंटेन की सैर करने जाऊंगा। आखिरकार ये घटना उसके अपने साम्राज्य में तो घटी ही थी, लेकिन ब्रान साम्राज्य में 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले घटी थी। इसके अलावा युद्ध देवता पर्वत के पास अभी भी उसके पक्ष की तुलना में अधिक शक्तिशाली संत थे। पूरे 1 महीने के बाद शायद युद्ध देवता कॉलेज को कुछ सुराग मिल गए होंगे। बड़े भाई, क्या तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगे? वॉटन थोड़ा हैरान हुआ। लिनली अभी अभी ट्रेनिंग से लौटा था, लेकिन अपने परिवार के साथ खाना खाने से पहले ही वह वॉर गॉड माउंटेन जाने वाला था। ये थोड़ी जल्दबाजी थी, है ना? कोई जरूरत नहीं। लिनली ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इस मामले को सुलझाने के बाद वह अपनी बंद कमरे की ट्रेनिंग पर वापस लौट जाएगा। आखिरकार लिनली वाकई देवता स्तर तक पहुंचने के बेहद करीब था। इस समय शाम हो चुकी थी। ड्रैगनब्लड कैसल के ऊपर हवा में एक धुंधला सा धब्बा फैल गया, जो अंतहीन पश्चिमी क्षितिज में गायब हो गया। लॉर्ड बेरूत ने सचमुच सच कहा था। यूनान महाद्वीप में सचमुच कई खतरे छिपे हैं। लिनली को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह रहस्यमय पंथ किसी देवता स्तर के विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता था। इस ग्रह पर एक नए देवता के प्रकट होने पर लिनली को घबराहट क्यों नहीं हुई? इससे ये पता चलता है कि इन विचित्र घटनाओं के पीछे मुख्य उत्प्रेरक संभवतः कोई देवता था। यदि वह स्वयं देवता स्तर तक नहीं पहुंचता, तो संभवतः वह वापस लड़ने में भी सक्षम नहीं होता। इस मामले को सुलझाने के बाद मुझे तुरंत हर पल का पूरा फायदा उठाना होगा और जल्द से जल्द देवता स्तर तक पहुंचना होगा। जैसे ही लिनली ने मृतकों के शहर वाली घटना के बारे में सोचा, उसकी चिंता और भी बढ़ गई। उसे लग रहा था कि इस अजीबोगरीब मृतकों के शहर वाली घटना के पीछे जरूर कोई भयानक राज छिपा है। जब वह उड़ रहा था तो हवा उसके पास से गुजर रही थी। ऐसा लगता है कि यूनान महाद्वीप तूफानों और आंधी की अभूतपूर्व स्थिति में प्रवेश करने वाला है। लिनली आकाश में प्रकाश की किरण की तरह फैल गई। युद्ध देवता पर्वत लिनली के आगमन पर स्वाभाविक रूप से फैन, जो अस्थायी रूप से वॉर गॉड माउंटेन के प्रभारी थे, ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। दोनों बातचीत करने के लिए वॉर गॉड माउंटेन के एक निजी कमरे में गए। फैन पिछले 5 सालों से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। लिनली, क्या तुम इस बार मृतकों का शहर कार्यक्रम के कारण आए हो? फेन ने वास्तव में सबसे पहले यह विषय उठाया था। हाँ फेन, क्या तुम्हारे पास अभी तक कोई सुराग है? लिनली ने तुरंत पूछा। फेन अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। पिछले महीने वह स्वाभाविक रूप से ब्रान साम्राज्य में मृतकों के शहर की घटना को लेकर चिंतित था। बारूक साम्राज्य में भी यही घटना घटने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से जल्दी ही इसका एहसास हो गया, क्योंकि वह इस समस्या पर विशेष ध्यान दे रहा था। मेरे पास एक सुराग जरूर है, फेन ने हार मानते हुए कहा। तेज रफ्तार से चलते इस रहस्यमय विशेषज्ञ ने एक ही रात में एक के बाद एक शहर के सभी लोगों को मार डाला। ओह, लिनली चौंकी। एक के बाद एक संत सचमुच 1 लाख लोगों को बहुत जल्दी मार सकते थे। अगर वे अपनी सीमा तक पहुंच जाते, तो जिस इलाके से गुजरते वहां के सभी लोग तुरंत मर जाते। एक संत के लिए 1 सेकंड में सैकड़ों मीटर की दूरी तय करना और उसी सेकंड में दर्जनों लोगों को मारना आसान था। 1 लाख लोगों को मारने के लिए सिर्फ 1 या 2 घंटे ही काफी होंगे। यदि यह लिनली के स्तर का कोई संत कर रहा होता, तो संभवतः वह और भी तेज होता। उसने ऐसा क्यों किया, लिनली को समझ नहीं आया। ये सच है कि संतों के पास ऐसी शक्ति होती थी, लेकिन एक संत स्तर के विशेषज्ञ के लिए इतने सारे आम लोगों को मारने का क्या मतलब होगा? इसके अलावा यह न केवल व्यर्थ था, बल्कि एक बार पता चलने पर अन्य संतों में अरुचि और घृणा पैदा हो सकती थी और वे अपराधी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई भी कर सकते थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फेन ने सिर हिलाया। दरअसल हमें ये सुराग सिर्फ सौभाग्य की वजह से मिला है। जब मेरा 8वां योद्धा भाई उड़ रहा था, तो उसकी नजर एक रहस्यमय चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति पर पड़ी, जो एक शहर में लोगों की हत्या कर रहा था। क्रोधित होकर उसने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उस चांदी के वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत भाग गया। चांदी के वस्त्र पहने विशेषज्ञ बहुत तेज था और मेरा 8वां योद्धा भाई भी उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन तब तक चांदी के वस्त्र पहने वह व्यक्ति कई हजार लोगों को मार चुका था और उन हजारों लोगों की मौत का तरीका मुर्दों के शहर जैसा ही था।
लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। 8वां निजी शिष्य। उसे इतना ऊंचा दर्जा मिलने का मतलब था कि वह एक विशेषज्ञ था जिसने हजारों सालों तक युद्ध देवता के कॉलेज में प्रशिक्षण लिया था। हर्म, लिनली और फेन एक साथ उत्तर पूर्व की ओर देखने लगे। ऊर्जा की एक भयावह लहर इस समय दूर उत्तर पूर्व में फैल रही थी। हालांकि 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह शक्तिशाली ऊर्जा तरंग अब लगभग अदृश्य हो चुकी थी। फिर भी लिनली और फेन जैसे लोगों की नजर से वह कैसे बच सकती थी? वे हजारों किलोमीटर दूर से ही संतों की लड़ाई को महसूस कर सकते थे। वे इस अत्यंत भयावह शक्तिशाली ऊर्जा तरंग को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? उनके जैसे लोगों के लिए उस प्रकार की भयावह ऊर्जा तरंग उतनी ही ध्यान देने योग्य थी जितनी आधी रात में सूरज का निकलना। अभी क्या हुआ? फेन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही, उसके और लिनली के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। सभी संत और देवता जो 18 उत्तरी डचियों में बेतहाशा हत्या में शामिल हैं या अंधेरे के जंगल की शांति को भंग करते हैं, उन सभी को बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया जाएगा। यूलान महाद्वीप के हर एक संत और देवता के मन में तुरंत एक कर्कश आवाज गूंज उठी। सभी विशेषज्ञ अचानक आश्चर्य से अवाक रह गए। पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण, अध्याय 18 मार्गदर्शन। एक ठंडे अंधेरे भूमिगत कमरे में एक ठंडी समुद्री हरी चमक मंद मंद टिमटिमा रही थी। पूरी तरह से अंधेरे में लिपटी एक धुंधली अस्पष्ट आकृति ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी थी। उसके सामने एक व्यक्ति के सिर के आकार का एक विशाल क्रिस्टल था जो एक धुंधली हरी रोशनी बिखेर रहा था। क्रिस्टल बॉल के भीतर कोहरे जैसी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा घूम रही थी और कोहरे के केंद्र में कुछ चांदी जैसी बूंदें थीं। पानी के क्रिस्टल से निकलने वाली धुंधली चमक कमरे में मौजूद रहस्यमय व्यक्ति के बूढ़े चेहरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। उसका चेहरा इतना बूढ़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी खोपड़ी पर झुर्रीदार त्वचा की एक परत चिपका दी गई हो। वह इतना दुबला पतला था मानो हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन उसकी दो ठंडी कपटी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं, जिससे वह बहुत ही भयावह लग रहा था। वह एक ऐसे चाकू की तरह लग रहा था जो जहर से सना हुआ था। देखने में रूह कंपा देने वाला दृश्य था। हर्म, बूढ़े आदमी की आंखों में हरी रोशनी अचानक और ज्यादा चमक उठी। बहुत समय बाद क्या हो रहा है? लॉर्ड बेरूथ ने 18 उत्तरी डचीज को भी कब से निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया? कंकालनुमा बूढ़े ने मन ही मन बुदबुदाया। लगता है लॉर्ड बेरूथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्हें नाराज न करना ही बेहतर है। जो भी उन्हें नाराज करेगा वह शायद बंदरों को डराने के लिए मुर्गे को मारने वाले मुहावरे में वर्णित मुर्गे में बदल जाएगा। बस मेरे चांदी के वस्त्र पहने संरक्षक की क्या बर्बादी है। हालांकि अगर यह शोधन प्रक्रिया सफल रही तो अगर मैं सभी 9 भी खो दूं तो भी यह सार्थक रहेगा। कंकालनुमा बूढ़ा आदमी क्रिस्टल बॉल को घूर रहा था मानो कोई लालची वाइपर अभी अभी अपना शिकार खोज लाया हो। यूलान महाद्वीप के सभी विशेषज्ञ, चाहे वे प्रारंभिक अवस्था के संत हों, गेबाडोस प्लानर जेल से भागे संत हों या देवता हों, उस चेतावनी की आवाज सुनकर उन सभी के दिल कांप उठे और ठंडे पड़ गए। बेरूथ, यूलान महाद्वीप का राजा। 10,000 साल पहले हुए सर्वनाश युद्धों ने उसकी स्थिति मजबूत कर दी थी। ओ ब्रान साम्राज्य, युद्ध देवता पर्वत, ये लॉर्ड बेरूथ की आवाज होनी चाहिए थी। फेन ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर के देवताओं के कब्रिस्तान जाने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि लॉर्ड बेरूथ ने मन ही मन उनसे कहा था कि वे अंधेरे के जंगल और 18 उत्तरी डचियों में जाकर उत्पात न मचाएं। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। 5 साल पहले लॉर्ड बेरूथ ने ये संदेश सिर्फ लिनली, युद्ध देवता और महायाजक को ही दिया था। युद्ध देवता के चले जाने के बाद उन्हें फेन को भी निर्देश देने पड़े। अभी अभी जो शक्तिशाली ऊर्जा तरंग, लिनली ने अनुमान लगाया, संभवतः ये लॉर्ड बेरूथ द्वारा उस विशेषज्ञ की हत्या के आघात तरंगों से उत्पन्न हुई होगी जिसने 18 उत्तरी डचीज में नरसंहार करने का साहस किया था। लिनली भी लॉर्ड बेरूथ की निर्णायकता से स्तब्ध था। स्पष्टतः लॉर्ड बेरूथ कोई दया नहीं दिखाएंगे। ठीक है लिनली, फेन की आंखें अचानक चमक उठीं। 18 उत्तरी डचीज में कत्लेआम, साधारण संत इतनी सहजता से कत्लेआम कैसे कर सकते हैं? बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि? ये सुनकर लिनली के मन में भी यही विचार आया। क्या आप मृतकों के शहर के पीछे के अपराधी उस चांदी के वस्त्र पहने विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं? फेन ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अपराधी का सफाया हो चुका है ना? लिनली कुछ देर चुप रही। हाँ, तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है, लेकिन गलत भी हो सकता है। हालांकि लॉर्ड बेरूथ ने एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उत्पन्न की थी, लेकिन हो सकता है कि उसने जिस व्यक्ति को मारा वह चांदी के वस्त्र वाला विशेषज्ञ न रहा हो। अगर था भी तो ये कहना मुश्किल है कि वह चांदी के वस्त्र वाला विशेषज्ञ अकेले ही काम कर रहा था या नहीं। लिनली, क्या आप कह रहे हैं? फेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फेन को मन ही मन यकीन था कि अपराधी कोई खास मकसद वाला संत ही है। उसने कभी इस संभावना पर विचार ही नहीं किया था कि वहां चांदी के वस्त्र पहने विशेषज्ञों का एक समूह भी मौजूद है। लेकिन लिनली का विचार अलग था। वह बारूक साम्राज्य में स्थापित रहस्यमय चर्च के बारे में जानता था और इसलिए यह अनुमान लगा पाया कि इसमें कोई देवता शामिल था। लिनली को यह उम्मीद होने लगी थी कि यूलान महाद्वीप में प्रकट हुए विशेषज्ञ सिर्फ संत नहीं थे, देवता भी होने चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा इन मृत्यु नगरों जैसी गतिविधियों को इतने खुलेआम अंजाम देने का साहस करना, सबसे अधिक संभावना है कि यह किसी देवता स्तर के विशेषज्ञ के आदेश पर किया गया हो और सबसे अधिक संभावना है कि उस देवता के एक से अधिक अधीनस्थ हों। फेन,
जैसे ही लिनली को इस संभावना का एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे कोई देवता स्तर का विशेषज्ञ है, वह खुद को अविश्वास से बचा नहीं सका। उसने तुरंत फेन से कहा, सिर्फ सोचने से हम अपराधी का पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसा क्यों न हो, चलो हम दोनों अंधेरे के जंगल में चलते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। अंधकार के जंगल में जाओ। फेन को अंधेरे के जंगल को लेकर अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। भगवान बेरूत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका युद्ध के देवता भी आदर करते थे। फेन एक संत थे, जाहिर है बेरूत के प्रति उनके मन में थोड़ा डर जरूर था। कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। लिनली अभी भी काफी आश्वस्त महसूस कर रही थी। बेबे के साथ अपने रिश्ते के अलावा लिनली के बेरूत के तीनों बच्चों हैरी, हॉट और हार्वे के साथ भी अच्छे संबंध थे। लिनली बस कुछ सवाल पूछना चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि वह कामयाब होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा पर चलूंगा। फेन ने सिर हिलाया। फेन ने तुरंत युद्ध देवता महाविद्यालय के अन्य लोगों को कुछ निर्देश दिए। फिर लिनली के साथ युद्ध देवता पर्वत से दूर उड़कर अनंत रात्रि क्षितिज में विलीन हो गया। फेन शुरू से ही बहुत तेज था, जबकि लिनली वेद के गहन सत्य के अपने प्रशिक्षण के कारण पहले ही गति के एक हास्यास्पद स्तर पर पहुंच चुका था। दोनों शीघ्र ही अंधकार के जंगल में पहुंच गए। अंधेरे जंगल के बीचों बीच वह जीवित धातु का किला खड़ा था। लिनली हवा में उस धातु के किले को घूर रहा था। एक बार फिर उसके दिल में ठंडक का एहसास हुआ। यह विशाल धातु का जीवन रूप। लिनली को उम्मीद थी कि यह रानी माँ लाचापले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। लिनली और फेन धातु महल के बाहर उतरे। अंधेरी रात में धातु का महल बस वहीं पड़ा था। उसके अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फेन और लिनली ने एक दूसरे को देखा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बाहर से ही उस पर चिल्लाना चाहिए? फेन जोर से हंसा। या हमें अंदर जाना चाहिए? मैंने सुना है कि अगर आपके पास किसी देवता की शक्ति नहीं है तो जैसे ही आप धातु के महल में कदम रखेंगे वह आप पर हमला कर देगा। अधीर मत बनो। लिनली हंसा। जल्द ही बाद में स्विश, धातु के महल के भीतर से प्रकाश की एक काली किरण चमकी जो लिनली पर आ गिरी। बॉस, मुझे आपकी बहुत याद आई। आप आज ही आए। बेबे ने अपना छोटा सा सिर उठाया और आश्चर्य और खुशी से भरी अपनी छोटी छोटी काली आंखों से लिनली को घूरने लगा। जाहिर है बेबे को अपने 6 साल के अलगाव में लिनली की बहुत याद आई थी। लिनली ने बेबे को गले लगाते हुए हंस दिया। बेबे के साथ लिनली बहुत खुश और तनावमुक्त महसूस कर रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे दादाजी डोहरिंग हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं होता था। बेबे, मुझे भी तुम्हारी याद आई है ना? लॉर्ड बेरूत कहाँ हैं? लिनली ने पूछा। दादाजी बेरूत? बेबे ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। दादाजी बेरूत हाल ही में महल में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। लगता है वो किसी दूसरे विमान से कहीं घूमने गए हैं। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। यहाँ नहीं, दूसरे विमानों को देखने जा रहे हो? लिनली और फेन ने एक दूसरे को देखा। अगर दादाजी बेरूत धातु के महल में नहीं थे और किसी दूसरे विमान से मिलने गए थे तो 18 उत्तरी डचीज में ये कार्रवाइयां किसने की थीं? उस समय आवाज किसकी थी? उसी समय दोनों ने अपने दिल में आह भरी। दूसरे विमानों का दौरा किया। कुछ दिनों में वापस आऊंगा। लॉर्ड बेरूत प्लेनर यात्रा को क्या समझते हैं? एक तरह का पर्यटन। लिनली ने मन ही मन आह भरी। उसने प्लेनर ओवरसियर होदान से सुना था कि विमान से उतरने के बाद वापस आने की कीमत कितनी ज्यादा होती है। जरा उनके अपने पूर्वजों को ही देख लीजिए। इस ग्रह को छोड़ने के बाद एक भी ड्रैगनब्लड योद्धा वापस नहीं लौटा। इससे ये पता चलता है कि वापस लौटना कितना कठिन था। लेकिन लॉर्ड बेरूत, वे अंतरतलीय यात्रा को बच्चों का खेल समझते थे। लिनली, तुम मेरे पिता को ढूंढ रहे हो? एक आवाज गूंजी और एक बैंगनी सुनहरी रोशनी तेजी से लिनली और फेन के सामने मंडराती हुई आए। ये 3 बैंगनी सुनहरे चूहे राजाओं में से एक था। लिनली बैंगनी सोने के चूहे राजा को देखकर केवल एक अजीब हंसी ही निकाल सकी। इसमें कोई दो राय नहीं थी। लिनली के हिसाब से तीनों बैंगनी सुनहरे चूहे राजा एक जैसे दिखते थे। यहाँ तक कि उनकी आभा भी एक जैसी थी। लिनली समझ ही नहीं पा रही थी कि तीनों बैंगनी सुनहरे चूहे राजाओं में से ये कौन सा है। मैं हैरी हूँ। इस बैंगनी सुनहरे चूहे राजा को समस्या साफ समझ आ गई, इसलिए उसने सीधे अपना नाम बताया। लिनली, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। ओह, लिनली हैरान था। उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। हैरी हंसा। ओ, ब्रान साम्राज्य, बारूक साम्राज्य, तुम्हारे दोनों साम्राज्यों के शहरों के लोगों का कत्लेआम हो चुका है। तुम दोनों के आने का कारण शायद यही मामला है ना? सही कहा। 18 उत्तरी डचीज में भी यही हुआ था। बस जैसे ही यह शुरू हुआ, हमने उस आदमी को तुरंत मार डाला। लिनली के मन में अचानक विचार आया। हैरी से लिया गया शब्द हम क्या दर्शाता है? फेन ने जल्दी से पूछा। हैरी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या उन चांदी के वस्त्र पहने विशेषज्ञों में एक से ज्यादा लोग हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ओह, तुम्हें पता है कि वह एक चांदी के वस्त्र पहने आदमी था? हैरी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है, वो हत्यारे चांदी के वस्त्र पहने आदमी कुल 9 हैं। जहाँ तक उनके ऐसा करने की बात है तो असल में वे किसी देवता स्तर के विशेषज्ञ के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। हैरी को बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से पता थीं। लिनली मन ही मन हैरान थी। तो सच में यही था। यह मामला एक देवता स्तर के विशेषज्ञ का था। लिनली और फेन दोनों ही परेशान थे। देवता और संत दो बिल्कुल अलग तरह के प्राणी थे। एक स्वर्ग जैसा था जबकि दूसरा धरती जैसा। हालांकि लिनली बड़ी संख्या में संतों को आसानी से मार सकता था, लेकिन एक देवता के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। हमें क्या करना चाहिए?
फेन भी पूरी तरह से अचंभित था। युद्ध देवता अभी भी देवताओं के कब्रिस्तान में था। वह फेन एक संत था, वह एक देवता से सीधे कैसे लड़ सकता था? ओह, इसकी चिंता मत करो। उन 9 चांदी के वस्त्रधारी पुरुषों में से एक मारा गया है, जबकि बाकी 8 अलग अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं। ओह, उनमें से 2 एक साथ हैं। वे इस समय बारूक साम्राज्य की सीमा में हैं। हैरी ने कहा। क्या? लिनली को तुरंत बुरा महसूस हुआ। उनमें से 2 तो उसके बारूक साम्राज्य की सीमा के भीतर थे। वे क्या योजना बना रहे थे? हे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वे किसी और शहर का कत्लेआम करेंगे। हैरी हंसा। हैरी को शहरों के कत्लेआम की परवाह नहीं थी। आखिरकार वह एक जादुई जानवर था। उसके लिए इंसान एक बिल्कुल अलग प्रजाति थे। किसी इंसानी शहर के विनाश से उसका कोई लेना देना नहीं था। लिनली तुरंत घबरा गई। हैरी, वे किस शहर में हैं? लिनली, क्या तुम उनसे निपटने जा रहे हो? फेन को चिंता होने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने सुना नहीं कि हैरी ने क्या कहा? उनके पीछे एक देवता है। बेबे इस समय खिलखिलाकर हंसने लगी। चिंता मत करो, मुझे इस मामले की जानकारी है। उन 9 चांदी के वस्त्र पहने आदमियों के पीछे जो देवता हैं, वे बहुत पहले बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्हें आसानी से कोई कार्रवाई करने के लिए उकसाया नहीं जा सकता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह देवता इस समय एक जरूरी काम निपटाने में व्यस्त हैं। उनके पास तुम्हारे पास आकर बात करने का समय नहीं होगा। हैरी ने भी अपना छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और उन 2 चांदी के वस्त्र पहने आदमियों को मार डालो। इसमें डरने की क्या बात है? अगर तुम उन्हें मार भी दोगे तो उस देवता को पता नहीं चलेगा कि तुमने ही यह किया है। लिनली और फेन दोनों तुरंत हंस पड़े। ठीक है, अगर वे चांदी के वस्त्र पहने लोगों को मारने गए और उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी और देवता को तुरंत पता नहीं चलने दिया कि वे वही हैं, तो बाद में उन्हें कैसे पता चलेगा कि हत्यारे कौन थे? ठीक है, हैरी, वो 2 चांदी के वस्त्र पहने आदमी कहाँ हैं? लिनली ने पूछा। हे, अब हम कुछ मनोरंजन देखने वाले हैं। हैरी हंसा, जिससे उसके तीखे सफेद नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। चिंता मत करो, बस तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, हैरी ने कहा। फिर बैंगनी सुनहरी रोशनी की एक किरण में तब्दील होकर दक्षिण की ओर चमक उठी। जल्दी करो और पीछे आओ। हैरी की आवाज जंगल में गूंज उठी। लिनली और फेन भी तुरंत उड़ने लगे। बेबे उत्साह से लिनली के कंधों पर खड़ी थी। हैरी को इसकी बारीकियां इतनी साफ साफ कैसे पता हैं? लिनली को बहुत उलझन होने लगी। और तो और बेबे और उसने बताया कि लॉर्ड बेरूथ पहले ही यूलान महाद्वीप छोड़ चुके हैं, तो अभी अभी किसकी आवाज गूंजी? और हैरी तो देवताओं और उन चांदी के वस्त्रधारी आदमियों की बारीकियां और खास हालात भी साफ साफ जानता है। उन्होंने ये भी सोचा कि कैसे उनकी शादी के दिन डेलिया और उन्हें शादी के उपहार के रूप में एक अर्धदेव दिव्य चिंगारी मिली थी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड बेरूथ देवताओं के नेक्रोपोलिस का नियंत्रक था। ये लॉर्ड बेरूथ कबीला, जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही रहस्यमय होता जाता है। लिनली ने हैरी की ओर देखा, जो उत्साह से उसके आगे उड़ रहा था। उसने अपना मन शांत किया, फिर मन ही मन हंसा। इतनी सारी बातों की चिंता क्यों? अगर लॉर्ड बेरूथ रहस्यमय हैं तो क्या हुआ? कम से कम वे हमारे दोस्त तो हैं, दुश्मन तो नहीं। पुस्तक 12 देवताओं का अवतरण, अध्याय 19 नियंत्रित। लिनली, फेन और बैंगनी सुनहरे चूहे राजा हैरी तीनों एक सीधी रेखा में उड़े। तीनों विशेषज्ञ बहुत तेज गति से उड़े। जल्द ही वे अंधकार के जंगल से निकलकर बारूक साम्राज्य की सीमा में पहुंच गए। लिनली साफ तौर पर काफी घबराया हुआ था। उसने आग्रह किया, हैरी थोड़ा तेज उड़ो, मुझे डर है कि हमारे पहुंचने से पहले ही वे 2 चांदी के वस्त्र पहने आदमी कत्लेआम शुरू कर देंगे। लिनली अभी भी काफी घबराया हुआ था। पूरे शहर के लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। इसका सबसे बुरा हिस्सा मौतें ही नहीं थीं। सबसे बुरा हिस्सा तो आम लोगों के दिलों में पैदा हो रही उथल पुथल और आतंक था। किसी साम्राज्य के नागरिक युद्ध में 10 लाख लोगों की मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, लेकिन किसी शहर में बिना किसी कारण के 1 लाख लोगों की मृत्यु होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। कोई जल्दी नहीं, सब ठीक है। हैरी को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। हैरी, जरा तेज उड़ो, मुझे पता है तुम कितने तेज हो, बेबे ने लिनली की तरफ से कहा। हैरी ने बेबे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा। ठीक है, तो और फिर बैंगनी सुनहरे चूहे के राजा हैरी ने तुरंत अपनी गति नाटकीय रूप से बढ़ा दी और लिनली और फेन तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तीनों विशेषज्ञ रात के आकाश में प्रकाश की किरणों की तरह एक के बाद एक शहर और कस्बे से गुजरते हुए तेजी से आगे बढ़े। लिनली, चिंता मत करो, वो 2 चांदी के वस्त्र पहने आदमी शायद देर रात तक इंतजार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हैरी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अभी तो रात के लगभग 9 ही बजे हैं, अभी भी बहुत से लोग बाहर खा पी रहे हैं। हैरी ने कहा। लिनली इस समस्या को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। उसे इस पर गहराई से सोचने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन अब हैरी की बातें सुनकर उसे वॉर्टन द्वारा उससे चर्चा किए गए पिछले मृतकों के शहर के वर्णन की याद आ गई। ब्लू लायन शहर के लगभग सभी मृत लोग अपने घरों में ही मरे थे। सड़कों पर मारे गए लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। किस समय किसी शहर में सड़कों पर लगभग कोई नहीं होता? आखिरकार अधिकांश रेस्तरां आधी रात के बाद ही बंद होते हैं। लिनली तुरंत शांत हो गई। फेन हैरान था। हैरी, तुम कहते हो कि वे देर रात ही हमला करेंगे, तो क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि चांदी के वस्त्र पहने ये लोग 18 उत्तरी डचीज पर हमला करने वाले थे? उन्होंने 18 उत्तरी डचीज में इतनी जल्दी हमला क्यों किया? बेवकूफ, हैरी खुशी से जोर से हंसा। 18 उत्तरी डचीज यूलान महाद्वीप की सबसे ठंडी जगहों में से एक हैं। अभी सर्दी का मौसम है,
इसलिए दिन और रात में बहुत फर्क पड़ता है। रातें जानलेवा होती हैं। 18 उत्तरी डचीज में रात में अगर आप मुंह भर लार थूकें तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के टुकड़े में जम जाएगी। लिनली ने चुपके से सिर हिलाया। उसने भी सुना था कि 18 उत्तरी डचीज कितने ठंडे होते हैं। ऐसे मौसम में 18 उत्तरी डचीज के ज्यादातर लोग रात में घर पर ही रहेंगे, अपनी भट्टियों के पास। खासकर उन छोटे शहरों में रात में ठंड से बचने के लिए लगभग कोई बाहर नहीं होगा। सड़कों पर कोई नजर नहीं आएगा। हैरी ने आह भरी। बताओ, क्या उन चांदी के वस्त्र पहने आदमियों को ऐसी स्थिति में कुछ करने के लिए आधी रात तक इंतजार करने की जरूरत है? फेन को अब समझ आ गया। ओह, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। बस 100 किलोमीटर दूर, हैरी ने उत्साह से कहा। लिनली और फेन को तुरंत ही अपने दिलों में एक जानलेवा इरादे का एहसास होने लगा। ओ, ब्रांड साम्राज्य और बारूक साम्राज्य में मृतनगर की घटनाओं ने सचमुच फेन और लिनली दोनों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। किसी का इतना बेकाबू व्यवहार इस बात का संकेत था कि वे दोनों साम्राज्यों का तिरस्कार करते थे और उन दोनों साम्राज्यों के पीछे खड़े संतों के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं था। सब लोग रुक जाओ, हैरी ने कहा। लिनली और फेन तुरंत रुक गए। अभी कुछ किलोमीटर दूर उनके सामने एक छोटा सा शहर था। हवा में वे साफ देख सकते थे कि शहर जलते हुए दियों से भरा हुआ था और सड़कों पर कई मानव आकृतियां आराम से टहल रही थीं। ये शहर बहुत शांत था। हैरी, वे दो चांदी के वस्त्र पहने आदमी कहाँ हैं? लिनली ने तुरंत पूछा। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्हें ढूंढता तो एक बार उन्हें पता चल जाता तो वे शायद भाग जाते। तुम्हें पता नहीं? हैरी इतनी जोर से हंसा कि उसकी मूंछें भी ऊपर उठ गईं। तुम्हारे दक्षिण में लगभग 6 किलोमीटर दूर उस जंगल में चांदी के वस्त्र पहने वे दो आदमी इस समय ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ज्यादा संभावना है कि वे देर रात तक इंतजार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिनली और फेन तुरंत दक्षिण की ओर देखने लगे। वह एक उजाड़ क्षेत्र था जो जंगली घास से भरा हुआ था। लिनली और फेन ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की नजरों से ही उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका फैसला क्या है। बिना किसी हिचकिचाहट के स्वूश वे दोनों प्रधान संत धुंधलेपन में बदल गए और चुपके से उस वीरान इलाके के पास पहुंच गए। बेबे लिनली के कंधों से उतरकर हैरी के पीछे पीछे चला गया। वह उन चांदी के वस्त्र पहने आदमियों पर लिनली के हमले में खलल नहीं डालना चाहता था। इसके अलावा बेबे को लिनली की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। लिनली तो 10 लाख एबिस ब्लेड राक्षसों को भी हराने में कामयाब रहा था। वह इन चांदी के वस्त्र पहने आदमियों से कैसे डर सकता था? हुश, हवा घास पर चल रही थी और उसे लगातार हिला रही थी। जंगली घास के बीच चांदी के वस्त्र पहने दो आदमी ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। अगर कोई उनके पास भी आता तो भी जब तक कि वह अपने आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान न दे, उसे लग सकता था कि ये दोनों दो सफेद चट्टानों से ज्यादा कुछ नहीं है। अचानक चांदी के वस्त्र पहने दो पुरुषों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और अपनी ठंडी चाकू जैसी निगाहों से पास की जगह को घूरने लगे। ये जानते हुए कि उन्हें खोज लिया गया है, लिनली और फेन जो चुपचाप करीब करीब आ रहे थे अब और नहीं हिचकिचाए। मार डालो। लिनली और फेन ने अपनी गति चरम सीमा तक बढ़ा दी। इससे फेन और लिनली के बीच का अंतर पता चल सकता था। जब फेन ने अपनी गति अधिकतम स्तर तक बढ़ाई तो वह बिजली के एक ऐसे बोल्ट में बदल गया जो हवा में तेजी से दौड़ रहा था। लिनली की बात करें तो जब उसने अपनी गति चरम सीमा तक बढ़ाई वह बस अदृश्य निराकार हवा में बदल गया। अंधेरी रात में लिनली का रूप अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही चांदी के वस्त्र पहने दो पुरुषों को पता चला कि दुश्मन आ गए हैं, उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र को कवर कर लिया और इस प्रकार वे अपने प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को पूरी तरह से भांपने में सक्षम हो गए। इतनी तेज चांदी के वस्त्र पहने दोनों आदमी लिनली की तेजी देखकर दंग रह गए। फेन की गति पहले से ही काफी डरावनी थी, लेकिन लिनली की गति फेन से लगभग 3 गुना ज्यादा थी। लगभग एक पल में लिनली चांदी के वस्त्र पहने एक आदमी के सामने पहुंच गया। पीछे हटना। बिना किसी हिचकिचाहट के चांदी के वस्त्र पहने वह आदमी तुरंत चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया और फेन की गति के बराबर की गति से पीछे की ओर चला गया। मर जाओ। लिनली ने चांदी के वस्त्र पहने उस आदमी को बर्फीली निगाहों से घूरा। जैसे कोई देवता किसी आम आदमी को देख रहा हो, उसने अपनी तलवार से एक हल्का सा वार किया और एक दृश्यमान हल्के नीले रंग का डायमेंशनल डिकैपिटेटर प्रकट हुआ। जहां डायमेंशनल डिकैपिटेटर का हमला हुआ वहां अंतरिक्ष तुरंत ही फटने और टूटने लगा। उन्होंने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। आयामी सिर काटने वाले ने चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया। हम्फ। अपने हाथ के एक झटके से लिनले ने अनगिनत अत्यंत तीखे पवन चाकू प्रकट किए। चांदी के वस्त्र पहने आदमी के सिर को काटकर मांस के कीचड़ भरे ढेर में बदल दिया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। एक क्षण में ही उसने अपने शत्रु को मार डाला। धमाका। ज्यादा दूर नहीं, एक भयानक टक्कर की आवाज सुनाई दी। फेन और दूसरा चांदी के वस्त्र पहने आदमी एक दूसरे से दूर उड़ गए और ऊर्जा की एक भयानक लहर हर दिशा में फैल गई। आसपास की बहुत सी घास ऐसे कट गई मानो तेज चाकुओं से काटी गई हो और एक साफ घेरे में उड़ गई। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। स्वूश। हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए वह तेजी से चांदी के वस्त्र पहने आदमी के पास पहुंचा। चांदी के वस्त्र पहने आदमी भागना चाहता था, लेकिन उसकी गति लिनली की तुलना में बहुत धीमी थी। लिनली का दाहिना पैर हवा के झोंके की तरह जबरदस्त शक्ति से भरा हुआ उसकी पीठ से जोर से टकराया, जिससे चांदी के वस्त्र वाला आदमी तुरंत उड़ गया।
फेन की दिशा की ओर उड़ते हुए। स्वाभाविक रूप से फेन इस अवसर का लाभ उठाएगा। अपनी सबसे तेज रफ्तार से चलते हुए वह चांदी के वस्त्र पहने उस आदमी के पास पहुंचा। बुरी तरह घायल चांदी के वस्त्र पहने उस आदमी ने गुस्से से दहाड़ते हुए फेन की छाती पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन फेन ने इस हमले को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी हथेली से चांदी के वस्त्र पहने उस आदमी की खोपड़ी पर सीधा मुक्का मारा। धमाका, एक जबरदस्त चटकने की आवाज। चांदी के वस्त्रधारी आदमी के घूंसे से फेन की छाती धंस गई, लेकिन इसके बावजूद चांदी के वस्त्रधारी आदमी का शरीर शक्तिहीन होकर हवा से नीचे गिर पड़ा। जहां तक फेन की बात है, जीवन के मोती के कारण उसकी धंसी हुई छाती लगभग तुरंत ही सामान्य हो गई। लिनली और फेन एक दूसरे के निकट आ गए। लिनली, तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हो। फेन ने आश्चर्य से आह भरी। अगर तुम न होते तो शायद मुझे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करके अपना अंतिम हमला करना पड़ता। लिनली हंसी। अच्छा, चलो जाकर देखते हैं कि ये कौन है। इन्होंने अपना पूरा शरीर इन चांदी के वस्त्रों से ढक रखा है। ठीक है। फेन भी ये देखना चाहता था कि चांदी के वस्त्र पहने ये लोग वास्तव में क्या थे। लिनली ने जिस चांदी के वस्त्र पहने आदमी को मारा था, उसका सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और उसका शरीर भी 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। लिनली और फेन कटे हुए शरीर के एक हिस्से के पास उतरे, फिर उस आधे शरीर को ढके हुए लंबे चांदी के वस्त्र को एक तरफ खींचा। ऐसा करते ही दोनों के चेहरे बदल गए। शरीर का वह आधा हिस्सा मछली की तरह घने सफेद शल्कों से ढका हुआ था। मानव नहीं। दोनों इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिनली और फेन उस चांदी के वस्त्रधारी आदमी के पास गए जिसे फेन ने मार डाला था और उसके शरीर पर से चांदी का वस्त्र उतार दिया। चांदी के वस्त्रधारी उस आदमी की त्वचा धातु के रंग की थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बिल्कुल इंसान जैसा ही है, और न ही कोई इंसान। लिनली और फेन दोनों अब अपनी परिकल्पना के बारे में और भी अधिक आश्वस्त थे। चाहे वह गुप्त देवता हो या उस देवता के सेवक, ये सभी लोग अन्य लोगों से थे। हाँ, लिनली, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है। हैरी और बेबे, जो दूर छिपे हुए थे, अब उड़कर आ गए। हैरी खिलखिलाकर हंस रहा था। लेकिन मुझे तुम्हें 2 बातें बतानी हैं। एक अच्छी खबर है, दूसरी बुरी खबर है। लिनली और फेन दोनों के दिल कांपने लगे। बुरी खबर? बताओ, मुझे पहले कौन सा कहना चाहिए? हैरी एक छोटे शैतान की तरह दुष्ट लग रहा था। पहले बुरी खबर, लिनली और फेन दोनों ने कहा। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। हैरी ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि देवता को पता नहीं चलेगा कि तुम ही चांदी के वस्त्र पहने आदमियों को मार रहे हो, तो वह झूठ था। उस देवता को पक्का पता है कि तुम ही हत्यारे हो। लिनली और फेन के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। फेन और लिनली दोनों, हालांकि संतों के बीच शक्तिशाली थे, किसी भी देवता द्वारा आसानी से रौंद दिए जाएंगे। हैरी, तुम। लिनली को सचमुच पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। कैसा लग रहा है? क्या तुम नाराज हो? हाँ, अगर मैंने वो नहीं कहा होता जो मैंने कहा, तो क्या तुम दोनों उन 2 चांदी के वस्त्र पहने आदमियों को मारने की हिम्मत कर पाते? हैरी साफ तौर पर खुद पर बहुत खुश लग रहा था। हैरी, बेबे भी अब दुखी थी। हैरी ने जल्दी से कहा, लेकिन फिर भी अच्छी खबर है ना? लिनली और फेन ने तुरंत हैरी की ओर देखा। पहले जब मैंने कहा था कि देवता बुरी तरह घायल हो गए हैं और किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं और वे तुम दोनों से बदला नहीं लेंगे, तो ये सच था। बताओ, क्या यह अच्छी खबर नहीं है? हैरी ने लिनली और फेन के चेहरों के भाव ध्यान से देखे। लिनली और फेन को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। हैरी, तुमने कहा था कि देवता इस समय एक जरूरी काम में व्यस्त हैं। तो काम पूरा होने के बाद क्या उनके पास हमसे बदला लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है, वे कितने समय तक व्यस्त रहेंगे? लिनली ने पूछा। हैरी एक पल के लिए रुका। ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि उसे 3 या 4 साल लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह 4 साल बाद होगा। फेन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि युद्ध देवता और अन्य देवताओं के कब्रिस्तान में अपनी 10 साल की यात्रा के बाद लगभग 6 साल बीत चुके थे। 4 साल से कुछ ज्यादा समय में युद्ध देवता, महायाजक और अन्य लोग वापस लौट आएंगे। लिनली ने भी चुपके से राहत की सांस ली। कम से कम 3 या 4 साल में तो वह स्वयं देवता बन ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो बस मेरा अंदाजा है। हैरी ने ये शब्द और जोड़े। लिनली और फेन के चेहरों पर उम्मीद भरी नजर देखकर वह तुरंत इतनी जोर से मुस्कुराने लगा कि उसकी छोटी छोटी आंखें खिलखिलाती हुई छोटी छोटी दरारों में बदल गईं। उस अंधेरे, उदास भूमिगत कमरे के भीतर कंकाल जैसी आकृति ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी रही और वह क्रिस्टल ग्लोब अभी भी उसके सामने मंडरा रहा था, जिसके भीतर कोहरे जैसी ऊर्जा घूम रही थी। बस ऐसा लग रहा था मानो पहले की तुलना में कोहरे में कुछ ज्यादा चांदी की बूंदें जमा हो गई थीं। 2 और मर गए कंकालनुमा बूढ़े की आंखें उस भयावह हरी रोशनी से झिलमिला उठीं। वे दोनों कंकालनुमा आकृति के मन में लिनली और फेन की छवियां उभर आईं। एक महायुद्धपोत के रूप में वह उन 9 चांदी के वस्त्रधारी पुरुषों को आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित कर रहा था। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले उन 2 चांदी के वस्त्रधारी पुरुषों ने लिनली और फेन के दर्शन कर लिए थे और तुरंत ही उस ज्ञान को महायुद्धपोत के मन में पहुंचा दिया था। हालांकि महायुद्धपोत ने लिनली और फेन को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, दूसरों के पास था। येल, क्या तुमने इन दोनों को पहले कभी देखा है? कंकालनुमा बूढ़े आदमी ने सीधे उन दोनों की छवियां येल के दिमाग में डाल दी। येल, जो झपकी ले रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ब्रेंट वॉरलॉक, लंबे भूरे बालों वाला लिनली है। वह मेरा अच्छा दोस्त है। दूसरा, छोटे नीले बालों वाला, मैं एक बार थर्ज ब्रदर के घर पर मिला था।
वह वॉर गॉड्स कॉलेज का सबसे बड़ा शिष्य फेन है। येल की आवाज भी सीधे ग्रैंड वॉयलॉक की चेतना में उतर गई।